हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, लीजिए मैं पुनः हाजिर हूँ आपके सामने बबूसा खतरे में का दूसरा एपिसोड लेकर के। आशा है आप लोगों ने बबूसा खतरे में का पहला एपिसोड सुन लिया होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बबूसा खतरे में एपिसोड नंबर 2। नीना सुबह 6 बजे उठ गई। मोबाइल में 6 का अलार्म लगाकर सोई थी। 7 बजे तक वो नहा धोकर कपड़े चेंज करके तैयार हुई। अर्जुन भारद्वाज, देवराज चौहान और बबूसा नींद में थे। नीना ने देवराज चौहान को हिलाकर उठाया। देवराज चौहान ने आंखें खोलकर उसे देखा। हाँ, तुम यहाँ सोने आए हो? नीना कह उठी। खड़े हो जाओ, 7 बज गए हैं। रानी ताशा का क्या भरोसा कब वो अपने कमरे से बाहर निकल आए। मैं बाहर नजर रखने जा रही हूँ। जब भी रानी ताशा के कमरे का दरवाजा खुलेगा तुम्हें बुला लूंगी। कहने के साथ नीना ने ड्रेसिंग टेबल वाला स्टूल उठाया और दरवाजे के पास जा पहुंची। दरवाजा आधा इंच भर खोला और स्टूल रखकर झिरी में आंख लगा दी। राहदारी के पार रानी ताशा के कमरे का दरवाजा बंद दिखा। देवराज चौहान के साथ साथ अर्जुन भारद्वाज की आंख भी खुल गई थी। नीना ठीक कहती है, अर्जुन बोला। रानी ताशा कभी भी बाहर आ सकती है या सारा दिन बाहर ना निकले, कुछ पता नहीं। 8 बजते बजते देवराज चौहान और अर्जुन भारद्वाज भी लगभग तैयार हो गए थे। नीना, अर्जुन पास आकर धीमे स्वर में बोला, विजय बेदी बाहर निकले तो बताना, मैंने उस पर नजर रखनी है। आप उसके पीछे जाएंगे? हाँ, वो देवराज चौहान का ठिकाना तलाश कर आज बेदी के पीछे मैं जाऊंगी सर। नीना दरवाजे पर आंख लगाए धीमे स्वर में कह उठी। तुम? हाँ सर, विजय बेदी को मैं संभालूंगी। लेकिन तुम सारा दिन उसके पीछे? उसके पीछे नहीं सर, उसके साथ रहूंगी। नीना बोली। सब कुछ उसके मुंह से निकलवा लूंगी कि वो क्या कर रहा है और रानी ताशा क्या कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे ये काम कर लूंगी, तो आपको बता दूं कि आदमी जन्मजात बेवकूफ होते हैं, तब तो और भी ज्यादा बेवकूफ हो जाते हैं जब कोई औरत सामने पड़ जाए। रोब मारने और हेकड़ी दिखाने के चक्कर में वो औरत के सामने अपना सब कुछ खोलकर रख देते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। आज बेदी के पीछे मैं जाऊंगी सर। तुम्हारा मतलब कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं भी तो आदमी हूँ। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। आपकी बात नहीं कर रही सर, आप तो बहुत समझदार हैं, पकड़ में ही नहीं आते। माँ कई बार शादी के लिए पूछ चुकी है, परंतु मैं माँ को क्या कहूँ, ग्रीन लाइट ही नहीं देते आप। दरवाजे पर आंख लगाए नीना बोली। जवाब में अर्जुन का जवाब नहीं आया तो उसने दरवाजे से आंख हटाकर सिर घुमाकर देखा। अर्जुन वहां से दूर जा चुका था। वो पुनः दरवाजे पर आंख लगाती बड़बड़ा उठी। सब आदमी बेवकूफ होते हैं, ये 30 मार्का जासूस तो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो मेरा हाथ नहीं थाम रहा। बबूसा भी जाग गया था। तब 9 बजे थे जब अर्जुन भारद्वाज ने नाश्ता मंगवाने की बात की, परंतु नीना उसी पल खड़ी हो गई थी। हाथ के इशारे से अर्जुन भारद्वाज को पास बुलाया। सर, बेदी बाहर निकल कर गया है, मैं उसके पीछे जा रही हूँ, आप मेरी जगह संभाल लें। कहने के साथ ही नीना ने दरवाजा खोला और दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकलते चली गई। रानी ताशा के कमरे का दरवाजा बंद था। नीना तेजी से आगे निकल गई। लिफ्ट के पास पहुंची तो बेदी को वहां नहीं पाया। एक लिफ्ट नीचे जा रही थी। नीना समझ गई कि बेदी नीचे जा चुका है। वो तुरंत दूसरी लिफ्ट में सवार होकर नीचे पहुंची तो उसने विजय बेदी को काफी दूर होटल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते देखा। नीना तेजी से उसकी तरफ बढ़ती चली गई। होटल के बाहर ही था बेदी कि नीना उसके पास पहुंच गई। बेदी भैया आप? नीना खुशी से कह उठी। मैं तो हर रोज आपको याद करती हूँ कि आपने उस दिन मेरी जान बचाई, साथ में मेरे सर की भी जान बचाई, वरना वो पागल लोग तो हमें मार ही देते। विजय बेदी ने हैरानी से नीना को देखा। तुम यहाँ कैसे, वो भी सुबह सुबह? क्या फिर रानी ताशा के पास? कानों को हाथ लगाओ। नीना ने कान को हाथ लगाया। उन पागलों के पास मैं तो कभी ना जाऊं। तो फिर यहाँ इसी होटल में तो ठहरी हूं मैं। नीना ने उसी पल कहा। कुछ काम से मुंबई में फंसे हुए थे। अर्जुन साहब तो रात की फ्लाइट से दिल्ली वापस चले गए, उन्हें काम था, परंतु मैं मुंबई घूमना चाहती थी। तुम चलोगे मेरे साथ? मुंबई घूमने? बेदी ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ, मैंने बहुत घूम रखी है मुंबई, तुम घूमो। बेदी ने लापरवाही से कहा। मैं अकेली हूँ, मेरा साथ नहीं दोगे? बोर हो जाऊंगी दिन भर में। नीना ने मुंह लटकाकर कहा। तुम्हारी बात जरूर मान लेता,
पर मुझे आज बहुत जरूरी काम है इसलिए। ठीक है बेदी भैया, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तुम मेरे साथ नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मेरे साथ? विजय बेदी ने उलझन भरी निगाहों से नीना को देखा। क्या फर्क पड़ता है, घूमना ही तो है, टाइम ही तो पास करना है। तुम्हारे साथ घूम लूंगी जहां तुम जाओगे। बेदी हिचकिचाकर कह उठा, जैसा तुम चाहो। उसके बाद उन्होंने टैक्सी ली। बेदी ने टैक्सी वाले को बरसोबा चलने को कहा। टैक्सी दौड़ पड़ी। दोनों टैक्सी की पीछे की सीट पर बैठे थे। तुम्हारे सिर में फंसी गोली का क्या हाल है? नीना ने मुस्कुराकर पूछा। वो अपनी जगह पर है। बेदी ने गहरी सांस ली। और तुम जो देवराज चौहान की पत्नी के केस पर काम कर, केस छोड़ दिया क्यों? पागलों वाला मामला था। रानी तासा खुद को दूसरे ग्रह से आया बताती है। ऐसा भी कभी होता है? नीना ने कहा। सही कहती हो, मैं खुद उनकी बातें सुनकर पागल हुआ पड़ा हूँ। बेदी ने मुंह बनाकर कहा। तो चले क्यों नहीं जाते उनके पास से? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे पैसों की जरूरत है। ऑपरेशन कराकर सिर में फंसी गोली निकलवानी है। देवराज चौहान का पता मालूम होते ही मुझे 15 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख पहले ही ले चुका हूँ। वो पागल डॉक्टर बधावन ऑपरेशन करने का 12 लाख मांगता है। सीधा उसके पास जाऊंगा। बेदी ने गहरी सांस ली। लेकिन देवराज चौहान का पता तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम बता दो। मैं? क्या बात करते हो बेदी भैया? डकैती मास्टर देवराज चौहान मुझे अपना ठिकाना क्यों बताने? तुमने और अर्जुन भारद्वाज ने कहा तो था कि देवराज चौहान का ठिकाना जानते हो। बेदी ने उसे देखा। सही कहा था, परंतु तब देवराज चौहान और नगीना हमसे खार के डीलक्स होटल में मिले थे। तब तो हम जानते थे कि देवराज चौहान कहाँ है, परंतु 2 दिन पहले उसने हमारे सामने होटल खाली किया। हमने तो अपनी फीस ले ली थी। उसके बाद देवराज चौहान कहाँ गया कुछ पता नहीं। कोई बात नहीं, आज मुझे देवराज चौहान का ठिकाना पता चल सकता है, बेदी बोला। अच्छा, ये तो खुशी की बात है, पर कैसे पता चलेगा? एक आदमी जगमोहन का ठिकाना जानता है। जगमोहन और देवराज चौहान एक साथ ही रहते हैं। ये तो तुमने सही कहा। नीना ने फौरन सिर हिलाया। मैं आज उस आदमी से मिलने वाला हूँ। कोई मुझे उस आदमी से मिलवाएगा। जगमोहन का ठिकाना बताने के बदले वो 2 लाख रुपया मांगता है। बेदी ने अपनी जेब थपथपाई। 2 लाख रानी तासा से ले आया हूँ। अब तुम किसके पास जा रहे हो? नीना ने पूछा। उस आदमी के पास जो मुझे उस आदमी से मिलवाएगा जो जगमोहन का पता जानता है। समझ गई। मैं तो चाहूंगी कि जल्द से जल्द तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, तुम्हारे सिर में फंसी गोली निकल जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम देवराज चौहान का पता लगा लोगे। नीना ने सामान्य स्वर में कहा। इन पागल लोगों से मैं दूर हो जाना चाहता हूँ। वो मुझे अच्छे नहीं लगते। हर वक्त राजा देव या बबूसा की बातें करते हैं तो कभी किसी ग्रह की बातें करने लगते हैं। बेसिर पैर की बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। दिल करता है भाग जाऊं, पर 15 लाख की वजह से मैंने कदम रोक रखे हैं। और वो सोमाथ? नीना आंखें फैलाकर बोली। कितना ताकतवर है? अर्जुन सर की तो बुरी हालत कर दी, बेहोश कर दिया उन्हें। वैसे सर बड़े बड़ों की हवा निकाल देते हैं, पर उस दिन तो सर की ही हवा निकल गई थी। अजीब इंसान है सोमाथ, विजय बेदी ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने उसे कभी भी आराम करते नहीं देखा। उसे कभी खाना खाते, चाय कॉफी पीते नहीं देखा। पूछने पर कहता है कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो वो सब सिरे से पागल लगते हैं। उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। छोड़ो भी बेदी भैया, तुमने समझकर क्या करना है? आज तुम्हें देवराज चौहान के ठिकाने का पता मिल ही जाना है। रानी तासा को वो ठिकाना दिखाओ, अपने 15 लाख के नोट गिनो और नमस्ते करके चलते बनो। दोनों में इसी प्रकार बातें होती रहीं। टैक्सी बरसोवा पहुंची तो एक जगह बेदी ने टैक्सी रुकवाई। किराया देकर नीना के साथ आगे बढ़ गया। एक गली में गया जहां साधारण से फ्लैट बने हुए थे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, एकाएक विजय बेदी ने कहा। क्यों? मेरे साथ चलने में क्या है? वैसे तो कोई हर्ज नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी बेदी भैया। अकेली लड़की को इस तरह खड़े देखकर लोग क्या सोचेंगे? ठीक है, साथ ही आ जाओ। नीना विजय बेदी के साथ रही। बेदी सामने नजर आ रही सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा और एक बंद दरवाजे के बाहर लगी बेल का स्विच दबा दिया। भीतर घंटी बजने की आवाज सुनी। कुछ पलों बाद कदमों की आहट के साथ दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने वाला पके बालों वाला व्यक्ति था। चेहरा सख्त सा था। उसने गहरी निगाहों से नीना को देखा। नमस्ते जी। नीना ने फौरन मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़े। लड़की कौन है? उस आदमी ने बेदी से पूछा।
ये मेरी बहन है, बेदी ने जल्दी से कहा। इसकी फिक्र मत करो, काम निपटाओ। पैसा लाए हो? हाँ, आओ, वो दरवाजे से हटता बोला। बेदी और नीना भीतर प्रवेश कर गए। कमरे में डबल बेड के अलावा 2 कुर्सियां और एक टेबल रखा था। पंखा चल रहा था। नोट दिखाओ, उसने बेदी से कहा। बेदी ने फौरन 2 जेबों से हजार हजार के नोटों की गड्डियां निकाली। 2 लाख हैं, बेदी बोला। उसने फोन उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल गई। फिर आवाज कानों में पड़ी। बोल हेगड़े, वो 2 लाख ले आया है मुन्ना। खास ही काम होगा जगमोहन से, जो सुबह सुबह ही आ पहुंचा नोट लेकर, उधर से मुन्ना ने कहा। जगमोहन का पता बताएगा या इसे नोटों के साथ तेरे पास भेजूं? मेरे पास भेजने की क्या जरूरत है? तू नोट रख ले, शाम को तेरे होटल में आकर ले लूंगा। कहने के साथ ही उधर से मुन्ना ने एक पता बताया। फिर कहा, पहले नोट लेना, फिर पता बताना। चिंता ना कर। उसने फोन बंद करके रखा और बेदी से बोला, नोट मुझे दे, पहले जगमोहन का पता। नोट लेने के बाद ही तो पता बताऊंगा। नोट दे, पता सुन ले। बेदी ने दोनों गड्डियां उसके हाथ में थमाई। उसने जगमोहन के बंगले का पता बता दिया। पता सुनते ही नीना ठगी सी रह गई। बिल्कुल सही पता था। पक्का है ना कि जगमोहन यहीं रहता है? बेदी गंभीर स्वर में कह उठा। खोटे धंधे में हम बेईमानी नहीं करते, उसने शांत स्वर में कहा। शाम तक ये नोट मेरे ही पास हैं। अगर इस पते पर जगमोहन न रहता हो तो आकर पैसे वापस ले जाना। ये ही नोट वापस मिलेंगे। शाम तक का वक्त है तेरे पास। मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान के साथी जगमोहन की बात कर रहा हूँ, किसी और जगमोहन की बात नहीं कर रहा। मैं भी उसी जगमोहन की बात कर रहा हूँ। पर तेरे को काम क्या है जगमोहन से? कोई काम लेना है उससे, तभी उसे ढूंढ रहा हूँ। किसी को साफ करवाना हो तो ये काम मैं भी करवा सकता हूँ, वो बोला। दूसरा काम है, ये काम जगमोहन ही कर सकता है। विजय बेदी नीना के साथ वहां से बाहर आ गया। चेहरे पर गंभीरता थी और सोच रहा था कि क्या उसे सही पता बताया गया है। 2 लाख पानी में तो नहीं फेंक दिए? उधर नीना चिंता में थी कि बेदी को देवराज चौहान के बंगले का पता लग गया है, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि देवराज चौहान वहां नहीं है। अब तुम ये पता करोगे कि वहां देवराज चौहान रहता है या नहीं, नीना बोली। पता करने के चक्कर में देवराज चौहान ने मुझे पकड़ लिया तो तब क्या करने का इरादा है? मेरे ख्याल में तो मुझे रानी तासा को लेकर बंगले पर पहुंच जाना चाहिए। क्या पता मुझे सही पता बताया गया हो। नीना का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा करना बुरा नहीं। अगर पता गलत हुआ तो तब रानी तासा को क्या जवाब दोगे? नीना बोली। वही जो अब तक देता आया हूं कि जल्दी ही देवराज चौहान का पता ढूंढ लूंगा। बेदी ने एक टैक्सी को हाथ देकर रोका। वापस होटल जा रहे हो? हाँ, रानी तासा को लेकर उस पते पर जाऊंगा। तुम भी साथ चलो। वापस होटल जाकर क्या करूंगी? घूमने निकली हूं, नीना ने मुस्कुराकर कहा। तुम जाओ। विजय बेदी टैक्सी में बैठकर चला गया। नीना ने उसी पल फोन निकाला और अर्जुन भारद्वाज के नंबर मिलाए। बात हो गई। विजय बेदी को देवराज चौहान के बंगले का पता मिल गया है। अब वो वापस होटल आ रहा है। उसका प्रोग्राम है कि रानी तासा को उसके बंगले पर लेकर जाएगा। नीना ने जल्दी से कहा। तुम्हें ये बात कैसे पता लगी? उधर से अर्जुन ने पूछा। नीना ने सब कुछ बता दिया। ये तो बहुत गलत हुआ। ज्यादा गलत भी नहीं हुआ सर। पहली बात यह है कि देवराज चौहान बंगले पर नहीं है। ऐसे में रानी तासा वहां पहुंचकर भी कुछ नहीं कर सकेगी। दूसरी बात है कि बेदी जब रानी तासा के साथ कमरे से निकले तो देवराज चौहान रानी तासा का चेहरा देख सकता है। बेदी ने बरसोबा से अभी टैक्सी पकड़ी है होटल के लिए। 1 घंटा तो लग ही जाएगा उसे होटल पहुंचने में। तुम तो पूरी जासूस बनती जा रही हो। आप मेरे से खुश हैं ना सर? बहुत। तुमने बढ़िया काम किया, तो मुझे भी खुश कर दीजिए। नीना के होठों पर मुस्कान उभरी। कैसे? माँ मेरे से शादी के बारे में पूछ रही थी कि कब। हेलो हेलो, उधर से अर्जुन की आवाजें आने लगी। फोन बंद मत कीजिए सर, अभी और भी मुझे कहना है, नीना कह उठी। क्या? बंगले पर 3 लोग हैं, जगमोहन, नगीना और धरा। इन्हें वहां से हटाया भी जा सकता है। सब कुछ तुम बताओगी तो मैं बेकार हो जाऊंगा, अर्जुन की आवाज आई। अब तो आप खुश हैं कि मैं भी जासूस बनती जा रही। उधर से अर्जुन भारद्वाज ने फोन बंद कर दिया था। कोई बात नहीं अर्जुन साहब, कभी तो खुश होकर मेरे से लिपटोगे, नीना मुंह बनाकर कह उठी। अर्जुन भारद्वाज ने फोन बंद करते ही देवराज चौहान को सारी बात बताई।
देवराज चौहान के होंठ भिज गए। बबूसा ने भी सुना और सिर हिलाकर उसी पल कह उठा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, राजा देव उन्हें वहां नहीं मिलेंगे। अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। इतना कह देने से बात नहीं बनेगी बबूसा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या पता मेरे ना मिलने से जगमोहन, नगीना या धरा को वो कोई नुकसान पहुंचा दें। ये चिंता वाली बात है, हमें वहां जाना होगा। क्या? अर्जुन चौंका। तुम वहां जाओगे? कभी नहीं, बबूसा दृढ़ स्वर में कह उठा। आप वहां नहीं जाओगे राजा देव, आपको रानी ताशा के सामने नहीं जाना। बंगले पर मेरी पत्नी है, जगमोहन है और धरा। रानी ताशा का चेहरा देखने का आपको बहुत बढ़िया मौका मिलने जा रहा है, बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा। आप इस मौके को कैसे छोड़ सकते हैं? महापंडित के मुताबिक रानी ताशा का चेहरा देख लेने के बाद आपको सदूर ग्रह का जन्म याद आना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर इसी कारण आए हैं कि आप रानी ताशा का चेहरा देख सकें। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोच भरे स्वर में बोला, इन हालातों में मेरा उनके पास रहना जरूरी? आप भूल कर रहे हैं राजा देव, मैं जिस बात से आपको बचाने की चेष्टा कर रहा हूँ आप उसी तरफ मोड़ने को कह रहे हैं। आप वहां पर हुए और रानी ताशा सामने पड़ गई और उसका चेहरा देखते ही आप उसके दीवाने हो सकते हैं। ऐसे में आपको संभालूंगा या सोमात का मुकाबला करूंगा? रानी ताशा आपको अपने साथ ले जाएगी। आप उसके प्यार में इस कदर डूब जाएंगे कि आपको सदूर ग्रह के जन्म का कुछ भी याद नहीं आएगा। वो आपको पोपा में बैठाकर सदूर ग्रह पर ले जाएगी और तब महापंडित आपके दिमाग के उस हिस्से को साफ कर देगा जहां पर उस जन्म की यादें मौजूद हैं। परंतु ये बात भी पक्की है कि मैं रानी ताशा को सफल होने से रोकूंगा। हो सकता है इस कोशिश में सोमात मेरी जान भी ले ले। देवराज चौहान ने बबूसा को देखा। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर गंभीरता थी। आपके साथ के लोग जगमोहन, नगीना भी तो रानी ताशा को रोकना चाहेंगे राजा देव। हाँ, देवराज चौहान के होठों से निकला, तो उनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अभी आप रानी ताशा के सामने मत जाएं। रानी ताशा का चेहरा देखें और सदूर ग्रह की बातें याद आने का इंतजार करें। बबूसा गंभीर था। मेरी मेहनत खराब न करें, मैं आपको रानी ताशा से बचाना चाहता हूँ। एक बार तो वो अपनी मनमानी कर चुकी है, आपको जबरदस्त धोखा दे चुकी है, परंतु दूसरी बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैं चाहता हूँ आप रानी ताशा को सजा दें उसके किए की। ये तभी हो सकता है जब आप मेरे कहने पर चलें। अगर रानी ताशा आपको सदूर ग्रह पर ले जाने पर कामयाब हो गई तो महापंडित की सहायता से आपके दिमाग के उस हिस्से को साफ करा देगी। फिर आपको कभी भी कुछ भी याद नहीं आ सकेगा और रानी ताशा आपकी सजा से बच जाएगी। वो आपको हासिल कर लेगी। ऐसा हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। महापंडित जाने क्या चाल खेल रहा है राजा देव। वो चाहता तो अपनी मशीनों का सहारा लेकर आपके सदूर ग्रह के जन्म की हर बात याद दिला सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वो रानी ताशा के साथ है, उसकी बातें मान रहा है। महापंडित भी सजा का हकदार हो चुका है, उसे रानी ताशा का साथ नहीं देना चाहिए। दोनों आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तुम ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हो जो मुझे जरा भी याद नहीं, देवराज चौहान बोला। मैं आपको याद दिलाने की ही तो चेष्टा में हूँ राजा देव। आपको यहीं रहना है और रानी ताशा का चेहरा देखना है। रानी ताशा को बंगले पर जाने दीजिए। आप वहां नहीं होंगे तो रानी ताशा के पास करने को कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि देवराज चौहान ने अर्जुन को देखा, हम उन्हें बंगला छोड़ देने को कह दें। मैं यही सुझाव देने वाला था देवराज चौहान। बंगले में रानी ताशा को कोई न मिले तो ठीक होगा, अर्जुन भारद्वाज ने कहा। देवराज चौहान ने फोन निकाला और जगमोहन के नंबर मिलाने लगा। फौरन ही बात हो गई। जगमोहन ने छूटते ही पूछा, रानी ताशा को देखा क्या? नहीं, लेकिन अपने काम की बात सुनो। रानी ताशा को बंगले के बारे में पता चल गया है, देवराज चौहान ने कहा। ओह, मेरे ख्याल में वो 2 घंटे तक वहां पहुंच सकती है। तुम लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मुझे वहां मौजूद न पाकर वो तुम लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर सकती है। तुम तीनों अभी बंगले से निकल जाओ। ऐसा करना जरूरी है क्या? हाँ, मैं वहां नहीं मिलूंगा तो तुम लोगों का बुरा कर सकती। अगर हम बंगले में ही रहें तो मेरे ख्याल में तुम लोगों का वहां से चले जाना ही ठीक होगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इस तरह हम कब तक रानी ताशा से भागते रहेंगे? एक बार उसका सामना करके देखते हैं कि बबूसा के मुताबिक हमने तब तक रानी ताशा के सामने पड़ने से बचना है
जब तक मैं रानी तासा का चेहरा न देख लूं और मुझे कुछ याद ना आ जाए। इसलिए तुम लोग भी, रानी तासा को तुम चाहिए, हमसे रानी तासा को कोई मतलब नहीं। जगमोहन की आवाज आई। देवराज चौहान को चुप रहकर बोला, नगीना वहां है? भाभी यहीं है, उसे फोन दूं? नहीं, तुम लोग आपस में सलाह कर लो, जो ठीक लगे वो ही करो, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। अर्जुन भारद्वाज दरवाजे की तरफ बढ़ता कह उठा, विजय बेदी आने वाला होगा, मैं बाहर नजर रखता हूँ। जब बेदी आ जाएगा उस कमरे में तो तब तुम्हें बाहर नजर रखनी होगी। रानी तासा जल्दी ही तुम्हारे बंगले पर जाने के लिए बेदी के साथ बाहर निकलेगी। जगमोहन ने नगीना को सारी बात बताई। धरा ने भी सब कुछ सुना और व्याकुल हो उठी। बोली, देवराज चौहान ठीक कहता है, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जबकि नगीना के चेहरे पर दृढ़ता आ गई थी। जगमोहन भैया, नगीना शब्दों को चबाकर कह उठी, हम यहीं रहेंगे। सोच लो भाभी, जगमोहन गंभीर था। उन्हें आने दो, मैं रानी तासा को देखना चाहती हूँ कि वो क्या करती है। नगीना के चेहरे पर कठोरता आ गई। ये क्या कह रही हो तुम? धरा ने तेज स्वर में कहा, वो देवराज चौहान के लिए यहाँ आ रहे हैं। देवराज चौहान उन्हें नहीं मिलेगा तो गुस्से में वो हमारा बुरा कर सकते हैं। क्या पता वो कैसी सोच रखते हैं। दूसरे ग्रह के लोग हैं, उनकी आदतें भी कुछ जुदा होंगी। बबूसा का कहना है कि रानी तासा का भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब वो क्या कर दे। यही तो देखना है कि रानी तासा क्या करती है। नगीना गुर्रा उठी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। रानी तासा के साथ सोमात है जो बबूसा से भी ताकतवर है। उसके बारे में मुझे अर्जुन भारद्वाज बता चुका है कि वो कितना ताकतवर है। फिर भी तुम यहीं जमे रहना चाहती हो? हम बबूसा की बातों को ही सच मानकर अभी तक चल रहे हैं। हमें भी तो देखना है कि वो कैसे लोग हैं। देखने देखने के चक्कर में हमारी जान चली गई तो? तुम डर रही हो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं डर जरूर रही हूँ, परंतु आने वाले वक्त के प्रति सतर्कता भी बरतना चाह रही हूँ। मेरी बात को समझने की। हम यहीं रहेंगे, नगीना ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं रानी तासा से जरूर मिलना चाहूंगी, जो मेरे पति को अपना कह रही है। ये वक्त पति के बारे में नहीं, खतरे के बारे में सोचने का है। रानी तासा का क्या भरोसा कि। चुप रहो, मैंने जो करना है उसका फैसला ले लिया है, नगीना ने दो टूक स्वर में कहा। धरा ने आहत भाव से जगमोहन को देखा। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता और व्याकुलता थी। क्या तुम भी नगीना की बातों से सहमत हो? काफी हद तक। हमें एक बार रानी तासा का सामना करना चाहिए। वो हमारी तरफ बढ़ रही है और हम बचते फिर रहे हैं। ये बात ठीक नहीं है। देवराज चौहान की अपनी मजबूरी होगी। बबूसा उसे अपने हिसाब से चला रहा है, परंतु हमारे सामने कोई मजबूरी नहीं है। वो देवराज चौहान को तलाश कर रही है, हमें नहीं। तुम पागल हो। लोग कुएं से बचने की कोशिश करते हैं और तुम कुएं में छलांग लगा रहे हो। क्या तुम रानी तासा को देखना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहती कि यहाँ आकर वो क्या करती है? बेवकूफ। धरा झल्ला उठी। जरा ये तो सोचो कि अगर यहाँ पर उसे देवराज चौहान नहीं मिला और गुस्से में उसने हमें ही मार दिया तो? क्या पता वो कैसे दिमाग की है। बबूसा की बातों से तो लगता है वो खतरनाक है। इसका इंतजाम मैं पहले ही करके रखूंगा। जगमोहन का स्वर कठोर हो गया। कैसा इंतजाम? रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा होगा कि जरूरत पड़े तो अपना बचाव किया जा सके। धरा होंठ भींचे जगमोहन को देखने लगी। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। भाभी, हम यहीं रहेंगे, जगमोहन कह उठा। रानी तासा से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मैं उसे देखना चाहती हूँ जो मेरा पति ले जाने आई है। नगीना के दांत भिज गए। जगमोहन उठा और भीतर कमरे की तरफ बढ़ गया। सुनो तो, धरा परेशान सी कह उठी, जल्दी में फैसला ना लो, सोच लो। वो सोमाथ सबको मार देगा। जगमोहन वहां से चला गया। तुम सबको खतरे में डालोगी, धरा नगीना को देखकर गुस्से से बोली। मैंने पहले ही कहा है कि तुम जा सकती हो यहाँ से, बबूसा के पास चली जाओ, नगीना ने कहा। मैं यहीं रहूंगी, धरा गंभीर व्याकुल स्वर में बोली। तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। अर्जुन भारद्वाज ने बता दिया था कि विजय बेदी रानी तासा के कमरे में आ पहुंचा है। इसके बाद देवराज चौहान दरवाजे के पास रखे स्टूल पर आ बैठा था। दरवाजा आधा इंच खुला था। देवराज चौहान ने झिरी पर आंख लगा दी। कुछ देर बाद सोमात को निकलकर साथ वाले कमरे में जाते देखा। साथ वाले कमरे के दरवाजे का आधा हिस्सा देवराज चौहान को नजर आ रहा था। देवराज चौहान ने इशारे से अर्जुन को पास बुलाकर कहा,
मैंने एक आदमी को उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते देखा है। अर्जुन ने सोमात का हुलिया बताया कि क्या वो ये आदमी था। देवराज चौहान के सहमति से सिर हिलाने पर अर्जुन ने कहा, वो सोमात है, रानी तासा का आदमी, लोहे जैसी ताकत रखता है। मैं फौरन ही उससे हार गया था। देवराज चौहान ने दरवाजे की झिरी पर आंख लगा रखी थी। सोमात बगल वाले कमरे में गया है, वहां उनके और लोग हैं। पास खड़ा अर्जुन भारद्वाज कह उठा, मेरे ख्याल में वो चलने की तैयारी कर रहे हैं, वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन फिर बोला, याद रखना, कमरे में दो औरतें हैं, मतलब कि दो युवतियां। दो? हाँ, दोनों ही खूबसूरत है, परंतु एक बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो रानी तासा है। तुम देखते ही समझ जाओगे। देवराज चौहान उसी स्थिति में बाहर देखता रहा। बबूसा सोफे पर गंभीर सा बैठा इधर ही देख रहा था। अर्जुन उसके पास पहुंचा। रानी तासा शायद बाहर निकलने वाली है, अर्जुन बोला। बबूसा ने सिर हिला दिया। तुम उसे देखना चाहो तो? मैं क्यों देखूं, बहुत देखा है उसे, बबूसा नाराजगी से बोला। वो धोखेबाज औरत है। तुम रानी तासा से खासे नाराज लगते हो। राजा देव को जो कष्ट देगा वो मुझे बहुत बुरा लगेगा। रानी तासा ने राजा देव को धोखा दिया, फिर ग्रह से बाहर फेंक दिया। ये बात मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मैं राजा देव का सेवक हूँ, तो रानी तासा मुझे क्यों अच्छी लगेगी? बबूसा उठते हुए बोला, राजा देव रानी तासा को कभी भी देख सकते हैं। ऐसा न हो कि राजा देव को उसे देखते ही सब कुछ याद आ जाए और वो दरवाजा खोलकर रानी तासा की तरफ दौड़ पड़े। अब मुझे हर वक्त राजा देव के पास ही रहना होगा। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान रानी तासा को देखेगा तो खतरनाक वक्त भी आ सकता है? अर्जुन गंभीर हो गया। कुछ भी हो सकता है, बबूसा ने कहा और देवराज चौहान के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। क्या दिख रहा है राजा देव? सोमात को देखा था, वो दूसरे कमरे में गया है जहां उसके और साथी हैं। देवराज चौहान धीमे स्वर में कह उठा। देखने में कैसा है सोमात? बबूसा ने गंभीर स्वर में पूछा। बहुत ही सेहतमंद है, चौड़े कंधे, भरा सीना, लंबा, देखने में ही ताकतवर लगता है। वो मुझसे भी लंबा चौड़ा है? हाँ, कुछ ज्यादा ही है, बबूसा ने गंभीरता से सिर हिलाया। अर्जुन भारद्वाज सोफे पर बैठा और नीना को फोन किया। तुम कहाँ हो? अर्जुन ने पूछा। होटल के बाहर। यहाँ आ जाओ। बेदी रानी तासा के साथ जरूर बाहर आने वाला होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा उनसे सामना हो जाए, उधर से नीना ने कहा। मेरे ख्याल में वो कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। सोमात अपने साथियों के कमरे में गया है। देवराज चौहान के बंगले की क्या स्थिति है? नीना ने पूछा। देवराज चौहान ने उन्हें कह दिया है कि रानी तासा वहां पहुंच रही है। वो बंगले से जाना चाहें तो जा सकते हैं, उन्हें बंगले से चले जाना चाहिए। ये फैसला वो ही करेंगे। और आपके कमरे में क्या हो रहा है सर? उधर से नीना ने पूछा। देवराज चौहान दरवाजे पर है, बाहर देख रहा है। बबूसा उसके पास खड़ा है कि कहीं रानी तासा को देखते ही देवराज चौहान रानी तासा का पहले की तरह दीवाना न हो जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शोर शराबा जरूर होगा। रानी तासा का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित हो सकता है। ये बहुत परेशान करने वाला मामला है, क्योंकि मैं बबूसा या देवराज चौहान की बातें तो सुन सकता हूँ, परंतु बातों की सत्यता की जांच नहीं कर सकता। ये मेरे लेवल का मामला नहीं है। मैं प्राइवेट जासूस हूँ। मर्डर, खोए लोगों को ढूंढना, किसी मामले की तफ्तीश करना, परंतु ये मामला तो बिल्कुल ही जुदा है। मैंने तो पहले ही कहा था सर कि इस मामले से अलग हो जाते हैं, परंतु आप नहीं माने। मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होता है। देखते देखते हमें ही तारे दिख गए तो बहुत बुरा होगा सर। जब तक तुम डरना नहीं छोड़ोगी, पूरी तरह जासूस नहीं बन सकती, अर्जुन भारद्वाज बोला। बन जाऊंगी सर, जब आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्यों नहीं बनूंगी। आज मैंने आपको खुश कर दिया ना, ये बताकर कि बेदी को देवराज चौहान के बंगले का पता चल गया है। आप भी मुझे खुश कर देते तो। अर्जुन भारद्वाज ने फोन बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद देवराज चौहान ने पुनः सोमाथ को रानी तासा के कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे की तरफ जाते और उसमें प्रवेश करते देखा। फिर फौरन ही सोमाथ बाहर आया। उसके साथ 3 आदमी और भी थे, जो पैंट कमीज पहने हुए साधारण लोगों की तरह दिखाई दे रहे थे। उसी पल रानी तासा के कमरे का दरवाजा खुला और सोमारा बाहर निकली। देवराज चौहान ने स्पष्ट तौर पर सोमारा को देखा, जो बाहर आकर रुक गई थी। फिर विजय बेदी को बाहर निकलते देखा। देवराज चौहान ने
और उसके पीछे रानी तासा बाहर आई। बेदी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। रानी तासा की खूबसूरती देखकर देवराज चौहान ठगा सा रह गया। स्पष्ट नजर आ रही थी रानी तासा, उसका चेहरा भी। करीब 20 सेकंड तक देवराज चौहान की निगाह रानी तासा के चेहरे पर रही। फिर वो राहदारी में आगे बढ़ते चले गए। देवराज चौहान की निगाहों से ओझल होते चले गए। देवराज चौहान बुत सा बना अभी भी स्टूल पर बैठा बाहर देखे जा रहा था। आधा मिनट बीत गया कि एकाएक देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठ सिकुड़े हुए थे। क्या हुआ राजा देव? बबूसा फौरन बोला। अर्जुन भारद्वाज की निगाह भी देवराज चौहान की तरफ उठी। मैंने उसे देखा। वो किसे? बबूसा चौंका। रानी तासा को। वो बहुत ही खूबसूरत है। वो उसी पल देवराज चौहान को चक्कर आया और नीचे गिरने को हुआ कि बबूसा ने फुर्ती से उसे संभाल लिया बाहों में। अर्जुन जल्दी से पास आया। देवराज चौहान बेसुध था, बेहोश हो गया है। अर्जुन भारद्वाज ने देवराज चौहान की टांगे थामते हुए कहा, इसे बेड पर लेटाओ। देवराज चौहान को बेड पर लेटाया गया। राजा देव बेहोश क्यों हो गए? बबूसा उलझन भरे स्वर में बोला। कह रहे थे कि रानी तासा को देख लिया है। रानी तासा को देखने पर देवराज चौहान बेहोश हो गया। ये क्या रहस्य है? अर्जुन के माथे पर बल पड़े। पास पहुंचकर देवराज चौहान की बेहोशी को चेक करने लगा। बबूसा की आंखें सिकुड़ चुकी थीं। ये सब महापंडित की चाल है। जो राजा देव रानी तासा को देखते ही बेहोश हो गए। बबूसा बोला, लेकिन यह अच्छा हुआ जो राजा देव ने रानी तासा का चेहरा देख लिया। महापंडित ने रानी तासा के चेहरे पर ऐसी कोई ताकत डाल रखी होगी कि राजा देव रानी तासा का चेहरा देखें तो उस पर गहरा असर हो। ये बातें मुझे मत कहो। अर्जुन देवराज चौहान को चेक करता गंभीर स्वर में बोला। क्यों? मैं नहीं जानता महापंडित कौन है, क्या करता। तुम्हें सब बता तो रखा है राजा देव की पत्नी ने, सब जानते हो तुम। बबूसा बोला। और यह महापंडित दूसरे ग्रह पर रहता है, सदूर ग्रह पर। अर्जुन ने बबूसा को देखा। हाँ, मुझसे इस ग्रह के लोगों की बातें करो। मैं प्राइवेट जासूस हूँ। मेरी बाहें इतनी लंबी नहीं है कि दूसरे ग्रह तक पहुंच सके। मेरे से उन लोगों की बात करो जिन तक मैं पहुंच सकूं। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूं? मुझे कुछ नहीं लगता। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरा पड़ा। पर तुम्हारी बातें सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। तुम वो बातें करते हो जो मैं नहीं जानता। हालात मालूम करने सदूर ग्रह पर भी नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी बातें मेरे लिए बेकार हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम झूठ कह रहे हो, पर मैं तुम्हारी बातें समझने की जरूरत नहीं समझता। मैडम नगीना ने मुझे जो काम सौंपा है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश में हूँ कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूँ इस मामले में। तुम्हें मेरी बातों का पूरी तरह यकीन करना चाहिए। मेरे यकीन करने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम मुझे सदूर ग्रह पर ले जा सकते हो? नहीं। तो फिर वहाँ की कोई बात मुझसे मत करो। अजीब आदमी हो तुम तो। मैं देवराज चौहान के बारे में सोच रहा हूँ कि इसकी बेहोशी बहुत गहरी है। अर्जुन भारद्वाज ने कहा। मतलब कि राजा देव देर तक बेहोश रहेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है इसके मस्तिष्क को किसी तरह का झटका लगा है। बताया तो, ये सब महापंडित की ही करतूत होगी। उसी ने रानी तासा के चेहरे पर ऐसी ताकत डाली है कि राजा देव जब उसका चेहरा देखें तो इनकी ये हालत हो जाए। बबूसा गुस्से से कह उठा। बुरा कर रहा है महापंडित। सोचों में डूबे अर्जुन भारद्वाज ने मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया। फोन कान से लगाया। फोन रहने दो, राजा देव की तरफ ध्यान दो। मुझे राजा देव की बेहोशी की चिंता हो रही है। होश में आने पर राजा देव जाने किस हाल में होंगे। ऐसे भी हो सकता है कि होश आने पर राजा देव को सदूर ग्रह का सब याद आ जाए। मैं मैडम नगीना को बताने जा रहा हूँ कि रानी तासा उनके पास आने को चल चुकी है। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। बबूसा के चेहरे पर सोचें नाच रही थी। उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो चिंता में भी दिख रहा था। उसने बेहोश पड़े देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर दरवाजे के पास पहुंचा। सावधानी से दरवाजा खोलकर राहदारी में झांका। 2-3 लोग जाते दिखे, 2 वेटर भी दिखे। बबूसा ने रानी तासा के कमरे के बंद दरवाजे पर निगाह मारी, फिर बगल वाले उस कमरे के दरवाजे को भी देखा जो कि बंद था। कुछ पल बबूसा सोचता रहा, फिर दरवाजे से हटकर कमरे में आ गया। अर्जुन भारद्वाज बात करके फोन बंद कर चुका था। मैं जोबिना तलाश करने रानी तासा के कमरे में जा रहा हूँ, बबूसा ने कहा। जोबिना? ये क्या है? अर्जुन ने पूछा।
सदूर ग्रह वालों का जबरदस्त हथियार है। सामने वाले पर इस्तेमाल करने पर वो राख हो जाता है। अगर मुझे जोबिना मिल गया तो मैं सोमात का मुकाबला आसानी से कर सकूंगा। कहीं रानी तासा के कमरे में उसका कोई आदमी ना हो। अर्जुन बोला, सोमात के अलावा कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं किसी से नहीं डरता। तुम राजा देव का ख्याल रखो। कहने के साथ ही बबूसा बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद ही वापस लौटा। दरवाजा बंद है। बबूसा बोला, अगर मैं उसे तोड़ता हूं तो ये गलत हो जाएगा। मेरे पास बहुत अच्छा मौका था जोबिना तलाश करने का। कहो तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ, अर्जुन ने कहा। तुम? अर्जुन अपने सूटकेस के पास पहुंचा। उसमें से 4 इंच लंबी खास ढंग से मुड़ी तार निकाल ली। ये क्या है? बबूसा उसके हाथ में थमी तार को देखता बोला, इससे दरवाजे का लॉक खुल जाएगा। कहकर वो दरवाजों की तरफ बढ़ गया। सुनो, जो दूसरा कमरा है जिसमें रानी तासा के आदमी मौजूद हैं, उस दरवाजे का ताला भी खोल देना। अर्जुन भारद्वाज बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद वापस लौटा और बबूसा से कहा, दोनों दरवाजे के लॉक खुले हैं, जाओ। बबूसा बाहर निकलता चला गया। तभी नीना कमरे में आ पहुंची। बबूसा कहाँ है? बबूसा को वहां ना पाकर उसके होठों से निकला, वो रानी तासा के कमरे की छानबीन कर रहा है। मैंने तो सोचा था कि तुम रानी तासा के पीछे जाओगी, अर्जुन बोला। सोचा तो मैंने भी था, परंतु इरादा छोड़ दिया। नीना ने बेड पर लेटे देवराज चौहान को देखा। ये नींद में क्यों है? बेहोश है। क्यों? देवराज चौहान ने रानी तासा का चेहरा देखा और बेहोश हो गया। बहुत गहरी बेहोशी है। हैरानी है कि रानी तासा का चेहरा देखकर देवराज चौहान बेहोश हो गया। आप सच कह रहे हैं सर? नीना हैरानी से कह उठी। अर्जुन ने सिर हिलाया। अजीब मामला है, नीना बैठती हुई बोली। इस समय आपको नगीना के पास होना चाहिए। रानी तासा देवराज चौहान के बंगले पर गई है। सोमात भी साथ में है। वहां कोई झगड़ा हो गया तो? देवराज चौहान को इस हाल में छोड़कर जाना ठीक नहीं, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि देवराज चौहान को रानी तासा के इतने पास रहना ही नहीं चाहिए। चेहरा देखना था, वो इसने देख लिया है। तो आप देवराज चौहान को कहीं और ले जाना चाहते हैं? समझदारी तो इसी में है, परंतु मेरे पास कोई जगह नहीं है जहां देवराज चौहान को रख सकूं। वैसे भी इस हाल में देवराज चौहान को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये बेहोश है, होटल वाले कई सवाल पूछेंगे। नीना कुछ पल चुप रही, फिर कह उठी, आपको क्या लगता है कि रानी तासा देवराज चौहान के बंगले पर पहुंचकर क्या करेगी? देवराज चौहान तो उसे मिलेगा नहीं। वहां कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान के न मिलने पर रानी तासा क्रोध में आ सकती है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे नहीं मालूम कि रानी तासा किस तरह से सोचती है, परंतु वो खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सर, हम इस मामले से जुड़े क्या कर रहे हैं? हमारे लायक यहाँ कोई काम तो है नहीं। मैडम नगीना चाहती है कि मैं उसके लिए काम करता रहूं। मुझे फीस मिल रही है तो मैं मामले से जुड़ा रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रानी तासा कहती है कि उसका अंतरिक्ष यान डोबू जाति के पास खड़ा है। उसने हमें बताया भी था कि डोबू जाति कहाँ पड़ती है। तो क्यों ना हम वहां जाकर उस अंतरिक्ष यान को देखें? ऐसा करना ठीक रहेगा ना सर? नीना ने अर्जुन को देखा। मैं ठीक से नहीं समझ पाया कि डोबू जाति कहाँ पर है। इतना ही समझ पाया, लाहुल स्पीति के टाकलिंग ला कस्बे से डोबू जाति को रास्ता जाता है। धरा का कहना है कि डोबू जाति खतरनाक है। क्या तुम वहां जाना चाहोगी? मैं तो आपके साथ हूं सर, नीना मुस्कुराई। जैसा आप हुक्म दें। डोबू जाति से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब नगीना, देवराज चौहान और रानी तासा से। तभी बबूसा ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। मिला? उसे देखते ही अर्जुन ने पूछा। नहीं, दोनों कमरों में कहीं भी जोबिना नहीं मिला। जोबिना को वो जरूर अपने हाथ साथ ले गए हैं, बबूसा ने कहा। जोबिना? नीना बोली, ये क्या चीज है? सदूर ग्रह का हथियार है जो सामने वाले को राख बना देता है, अर्जुन ने बताया। नीना ने सिर हिलाया, फिर बबूसा से बोली, तुम्हें चिंता नहीं है कि रानी तासा सोमात के साथ देवराज चौहान के बंगले पर गई है? मुझे चिंता क्यों होगी? राजा देव तो यहाँ पर हैं, बबूसा ने शांत स्वर में कहा। वहां पर और लोग भी तो हैं। मुझे सिर्फ राजा देव की परवाह है। मैं राजा देव का सेवक हूँ। वो सब देवराज चौहान के खास लोग हैं। मेरा फर्ज सिर्फ राजा देव को देखना है। वहां धरा भी है, वो तो तुम्हारी पहचान की है। मेरे लिए राजा देव सबसे पहले हैं। बबूसा ने नीना को देखा। तुम अजीब से इंसान हो।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात तुम्हें आने वाले वक्त में समझ आएगी। राजा देव खतरे में हैं। वो खतरा तुम नहीं, मैं देख रहा हूँ। रानी तासा आज राजा देव के बंगले पर पहुंच गई है, तो वो जल्दी ही राजा देव तक भी आ जाएगी। तब मुझे राजा देव को बचाना होगा रानी तासा से, कि वो राजा देव को ना ले जा सके। मन ही मन मैं उस वक्त की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मुझे जोबिना मिल जाती तो मैं सोमात का मुकाबला आसानी से कर लेता, उसे राख बना देता। परंतु जोबिना नहीं मिली। मुझे सिर्फ सोमात की चिंता है, कोई और मेरे मुकाबले पर नहीं टिक सकता। देवराज चौहान तो रानी तासा को देखते ही बेहोश हो गया। नीना कह उठी, इस बात से मैं बहुत ज्यादा व्याकुल हूँ कि रानी तासा को देखकर राजा देव के मस्तिष्क पर गहरा असर हुआ है। ये सब महापंडित की चाल है। उसने रानी तासा के चेहरे पर ऐसा प्रभाव छोड़ रखा है कि राजा देव उसे देखते ही अपने होश गुम कर बैठे। होश आने पर राजा देव जाने किस हाल में होंगे। बबूसा ने गंभीर स्वर में कहा, ये तो अच्छा हुआ कि देवराज चौहान रानी तासा को देखकर दीवाना नहीं हो गया। नीना मुस्कुराई। तुम मुस्कुरा रही हो, जबकि ये बात काफी गंभीर है। तुम अभी भी हालातों को नहीं समझ रही। तभी अर्जुन बोला, अगर रानी तासा ने उन लोगों से जान लिया कि देवराज चौहान यहाँ है तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वो सब देवराज चौहान के खास हैं। नीना बोली, वो नहीं बताने वाले। वहां धरा भी है, वो तो बता सकती है, अर्जुन ने कहा। धरा बहुत समझदार लड़की है। बबूसा ने अर्जुन को देखा, वो आसानी से नहीं बताने वाली। फिर भी अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, देवराज चौहान को रानी तासा के पास वाले कमरे में रखने से खतरा है। तो क्या करें, बबूसा ने पूछा। देवराज चौहान ने रानी तासा का चेहरा देख लिया है, अब इसे यहाँ से कहीं और ले जाना चाहिए। ऐसा करना ठीक रहेगा। तुम्हारे पास कोई जगह है जहाँ देवराज चौहान को ले जाया जाए? बंगले पर देवराज चौहान को ले जाना ठीक नहीं होगा। वहां पर इस वक्त रानी तासा है और वो दोबारा भी वहां जरूर जाएगी, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं ऐसी किसी जगह को नहीं जानता जहां राजा देव को रख सकूं, बबूसा ने कहा। मैं तो सिर्फ डोबू जाति को जानता हूँ या सदूर ग्रह को जानता हूँ। पृथ्वी ग्रह मेरे लिए अजनबी जगह है। सर, नीना बोली, हमें इंतजार करके पहले ये देखना होगा कि रानी तासा देवराज चौहान के बंगले पर क्या करती है। विजय बेदी, सोमाथ, रानी तासा, सोमारा और अन्य आदमी 2 टैक्सियों पर देवराज चौहान के बंगले के बाहर पहुंचे। बेदी ने टैक्सियों का किराया देकर उन्हें चलता किया और बोला, देवराज चौहान कहो, राजा देव कहो, कुछ भी कहो। बेदी ने रानी तासा से कहा, वो यहीं रहता है, जाओ और उससे मिल लो। मेरा बाकी का 15 लाख मुझे दो और मेरी नमस्ते लो। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ नोटों का। तुम्हें यकीन है कि राजा देव यहीं पर मिलेंगे? रानी तासा ने चमकती आंखों से बेदी को देखा। हाँ हाँ, पूरा यकीन है, तभी तो बाकी का 15 लाख मांग रहा हूँ। पहले कभी मांगा है क्या? बेदी ने जल्दी से कहा। तुम हमारे साथ भीतर चलो, रानी तासा ने फैसले वाले स्वर में कहा। क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं भीतर नहीं, तुम्हें भीतर चलना होगा। अगर ये जगह राजा देव की न हुई तो देवराज चौहान यहीं रहता, बेदी ने कहना चाहा। सोमाथ ने विजय बेदी की कलाई थाम ली। बेदी को लगा जैसे कोई लोहे का शिकंजा उससे लिपट गया हो। ये क्या कर रहे? तुम हमारे साथ भीतर चलोगे, सोमाथ ने शांत स्वर में कहा। वो बहुत बड़ा डकैती मास्टर है, मेरी जान ले लेगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ तक लाया। कुछ नहीं होगा, आओ। सोमाथ बेदी की कलाई थामे बंगले के गेट की तरफ बढ़ गया। गेट से सबने भीतर प्रवेश किया और सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। सोमारा, रानी तासा का स्वर खुशी से कांप रहा था। मैं राजा देव को फिर से सामने देखने वाली हूँ। हाँ तासा, सोमारा मुस्कुराई, और मैं बबूसा को फिर से पालूंगी। इस जन्म में अभी तक उसे देख नहीं सकी। ओह, एक रानी तासा बोली, अगर राजा देव भीतर हैं तो मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि वो मेरे करीब हैं? क्या एहसास होना जरूरी है तासा? हाँ सोमारा, महापंडित ने कहा था कि राजा देव के करीब होने का एहसास मुझे हमेशा होता रहेगा जब वो करीब ही कहीं होंगे। होटल में मुझे राजा देव के करीब होने का एहसास हुआ था, परंतु वो वहां नहीं दिखे, और यहाँ पर मुझे एहसास जैसी कोई बात नहीं हो पा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। क्या पता हम गलत जगह आ पहुंचे हों, राजा देव न रहते हों, सुमारा ने कहा। वे सब बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाजा खुला था, सब भीतर प्रवेश कर गए। तभी रानी तासा ठिठक गई। सोमारा, सोमाथ, बाकी सब भी रुक गए। विजय बेदी का गला खुश्क हो रहा था।
सोमाथ उसकी कलाई छोड़ चुका था। सामने ही नगीना, जगमोहन और धरा मौजूद थे। सब एक दूसरे को देखते रह गए। रानी तासा, सोमारा, सोमाथ और विजय बेदी की निगाह जगमोहन पर टिकी थी, क्योंकि जगमोहन कल होटल का कर्मचारी बनकर उनके कमरे में बाथरूम देखने के बहाने आया था। तुम? विजय बेदी ने कहा। तुम तो होटल वाले हो, कल हमारे कमरे में आए थे। जगमोहन खामोश रहा। यह होटल का कर्मचारी नहीं, राजा देव का साथी है, रानी तासा कह उठी। बहाने से ये कल हमारे कमरे में आया था। ठीक कहा तुमने, जगमोहन बोला। मैं देवराज चौहान का साथी जगमोहन हूँ। रानी तासा आगे बढ़ी, धरा के पास पहुंची, बोली, तो तुम हो देवराज चौहान की पत्नी? धरा ने नगीना की तरफ इशारा कर दिया। रानी तासा नगीना के पास जा पहुंची। नगीना की एक टक निगाह रानी तासा के बेपनाह खूबसूरत चेहरे पर थी। तो तुम नगीना हो, राजा देव की इस जन्म की पत्नी? रानी तासा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, देवराज चौहान सिर्फ मेरा है, नगीना ने तीखे स्वर में कहा। तुम मेरे पति पर गलत नजरें डाल रही हो। रानी तासा हौले से हंस पड़ी, बोली, गलत नजरें? बेवकूफ, राजा देव तो कब से मेरे पति हैं। पूरा सदूर ग्रह इस बात को जानता है कि मैं राजा देव की रानी हूँ और ग्रह की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। मेरी गलती की वजह से राजा देव सदूर ग्रह से निकलकर पृथ्वी ग्रह पर आ पहुंचे और तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे। मैं उनके पास नहीं थी, उन्हें कोई साथ तो चाहिए ही था। तुम्हारा साथ ही सही, तुम राजा देव के लिए एक खिलौने से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अब मैं आ गई हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में राजा देव का दिल बहलाया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। चाहो तो मेरे साथ सदूर ग्रह पर चलो, वहां तुम्हें इनाम के रूप में शानदार जिंदगी दूंगी। जितने मर्द चाहिए होंगे उतने मिलेंगे, हर रात नया मर्द मिल सकेगा। ये सब तुम्हारा इनाम होगा कि मेरे पास में न होने पर तुमने राजा देव का पूरा ध्यान रखा। सदूर ग्रह पर मैं तुम्हारा दिल खोलकर स्वागत करूंगी। तुम कमीनी औरत, जगमोहन ने कहना चाहा, परंतु नगीना फौरन जगमोहन से कह उठी, तुम खामोश रहो, ये मेरे से बात कर रही है। जगमोहन दांत भींच कर रह गया। धरा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो सोमाथ और बाकी 3 लोगों को बार बार देख रही थी। मैं तुम्हें इससे बढ़िया इनाम दे सकती हूँ, नगीना ने कठोर स्वर में कहा। अच्छा? रानी तासा के चेहरे पर व्यंग आ गया। मैं तुम्हें सारे पृथ्वी ग्रह के मर्द देती हूँ, देवराज चौहान के अलावा सारे मर्द तुम्हारे। तुम तो मुझे हर रात में नया मर्द देने को कह रही हो, जबकि तुम्हारे पास हर वक्त नया मर्द हाजिर रहेगा। रानी तासा के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। मुझे सिर्फ राजा देव से मतलब है। मैं राजा देव को वापस ले जाने के लिए सदूर ग्रह से पोपा पर सवार होकर इस पृथ्वी ग्रह पर पहुंची हूँ। मैं तो समझती थी कि सिर्फ हमारे ग्रह पर ही जीवन है, परंतु महापंडित ने बताया कि उसे मशीनों से पता चला है कि एक और ग्रह पर जीवन है। उस ग्रह के लोग उसे पृथ्वी कहते हैं और राजा देव किसी तरह पृथ्वी ग्रह पर जा पहुंचे हैं और वहां के जन्म चक्र में उलझ चुके हैं। मुझे राजा देव वापस चाहिए, वो सिर्फ मेरे हैं। तुमसे पहले के वो मेरे थे, तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बातें कहाँ तक सच हैं, परंतु इस जन्म में वो मेरे पति हैं और मेरे ही रहेंगे। तुम उन्हें उनकी मर्जी के बिना नहीं ले जा सकती। वो स्वयं तुम्हारे साथ जाना चाहें तो मुझे ऐतराज नहीं होगा, नगीना कठोर स्वर में बोली। स्वयं? रानी तासा के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, राजा देव मेरे दीवाने रहे हैं, वो मुझे दिल से चाहते हैं। एकाएक रानी तासा की आंखें भर्रा उठी, आंसू गालों पर आ पहुंचे। राजा देव मेरे बिना नहीं रह सकते। इतना लंबा वक्त उन्होंने मेरे बिना कैसे बिताया होगा, कितना तड़पे होंगे वो मेरी याद में। मैं भी बहुत तड़पी हूँ उनके बिना। मैं जाने कैसे देवराज चौहान को कभी तुम्हारी याद नहीं आई, नगीना बोली। रानी तासा की नजरें नगीना पर जा टिकी। वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं, वो किसी रानी तासा को नहीं जानते। तुम सही कहती हो, पृथ्वी के जन्म चक्र में फंसकर वो सदूर ग्रह को भूल बैठे हैं, पर उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वो मेरा चेहरा देखेंगे तो उन्हें सब याद आना शुरू हो जाएगा। महापंडित ने ऐसा ही कहा था। तुम देखना वो मुझे कितना चाहते हैं। मेरे बिना तो उन्हें चैन ही नहीं मिलता। सदूर ग्रह के दिन कितने सुहावने थे हम दोनों। मुझे अपनी कथा मत सुनाओ, नगीना का स्वर सख्त था। रानी तासा ने नगीना को घूरा, फिर बोली, राजा देव कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं है। बबूसा कहाँ है? सोमारा ने पूछा। वो दोनों बाहर गए हैं।
फिर तो हम उनके लौटने का इंतजार कर सकते हैं तासा, सोमारा ने कहा। अवश्य, आए हैं तो राजा देव को लेकर ही जाएंगे सोमारा, रानी तासा ने दृढ़ स्वर में कहा। वो वापस नहीं लौटेंगे, नगीना मुस्कुराई, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त तुम यहाँ हो। रानी तासा की आंखें सिकुड़ी। सोमात, रानी तासा ने कहा, इस जगह को देखो, कहीं राजा देव और बबूसा यहीं ना हो। सोमात ने अपने साथ अपने तीनों साथियों से कहा कि वह पूरा बंगला देखें और खुद भी बंगले के भीतर की तरफ बढ़ गया। जगमोहन कठोर निगाहों से उन चारों को देख रहा था। वो खुद पर काबू पाए हुए था कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, परंतु रानी तासा की बात सुनकर पता चल गया कि ये जाने वाले नहीं। तभी धरा जगमोहन के पास आ पहुंची। जगमोहन ने धरा पर निगाह मारी, फिर रानी तासा को देखने लगा। धरा धीमे स्वर में बोली, ये लोग यहीं रहे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जवाब में जगमोहन खामोश रहा। उधर रानी तासा नगीना से कह रही थी, राजा देव और बबूसा को कैसे पता चल गया कि हम यहाँ आने वाले हैं? तुम क्या समझती हो कि तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा? नगीना तीखे लहजे में बोली, तुम्हें भी पहले पता था कि हम आ रहे हैं? पता था, कैसे पता चला? जवाब में नगीना मुस्कुराई, मेरे देव को मेरे हवाले कर दो। रानी तासा का स्वर कठोर हो गया, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा देव सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मैं उन्हें सदूर ग्रह पर वापस ले जाने के लिए यहाँ आई हूँ। वो मेरा पति देवराज चौहान है। नगीना के दांत भिज गए। तुम्हारा कुछ नहीं लगता, पागल औरत, रानी तासा फुफकार उठी, तू मेरे हाथों से मरेगी। तेरे में इतना दम नहीं कि मेरी जान ले सके। नगीना के दांत भिज गए। रानी तासा कठोर चेहरा लिए तेजी से नगीना की तरफ बढ़ी। नगीना फौरन सतर्क हो गई। तासा, ये क्या कर रही हो? सोमारा कह उठी। रुक जाओ, जगमोहन तेजी से आगे को लपका। तभी रानी तासा उछली। उसकी एक ठोकर नगीना की कमर में पड़ी। दूसरी टांग से रानी तासा ने हवा में रहकर ही नगीना को उछाला और अपनी टांगों पर आ खड़ी हुई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि नगीना को सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला। जब होश आया तो खुद को 8 कदम दूर गिरे पाया। आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच रहे थे। नगीना जल्दी से उठी और चेहरे पर दरिंदगी नजर आने लगी थी। कमर में अभी भी दर्द हो रहा था। वो तेजी से रानी तासा की तरफ लपकी। रानी तासा होंठ भींचे नगीना को देख रही थी। जगमोहन 4 कदम पहले ही ठिठक चुका था। रानी तासा के पास पहुंचते ही नगीना चीते की भांति रानी तासा पर झपटी कि रानी तासा ने अपने दोनों हाथ उठाकर नगीना के हवा में आते शरीर को थामा और पीछे फेंक दिया। इस बार नगीना 4 कदम दूर जा गिरी। शरीर में कई जगह दर्द की लहरें उठी, लेकिन फुर्ती से उछलकर खड़ी हो गई। कमर में अभी भी तीव्र दर्द हो रहा था। रुक जाओ, जगमोहन आगे बढ़ता बोला और जेब से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकालकर रानी तासा के पेट से लगा दी। परंतु रानी तासा की निगाह नगीना पर ही टिकी थी। लड़ाई के सारे दांव पेच मुझे राजा देव ने ही सिखाए थे। वो चाहते थे कि उनकी तासा हर काम में आगे रहे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे। रानी तासा का स्वर भर्रा उठा। मैं उनकी जान हुआ करती थी। मैं चाहती तो एक ही बार में तेरा जीवन समाप्त कर सकती थी, परंतु तूने राजा देव की सेवा की है, इसलिए मैंने तेरा ज्यादा नुकसान नहीं किया। मैं चाहती हूँ तू फिर मैदान में आ। नगीना ने कठोर स्वर में कहा। जगमोहन, पीछे हट जाओ। नहीं भाभी, जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। वहीं रहो, आगे मत बढ़ना। नगीना वहीं खड़ी रही। रानी तासा के पेट से रिवॉल्वर लगाए हुए था जगमोहन। धरा अपनी जगह पर सूखी सी हालत में खड़ी थी। देवराज चौहान पर तेरा कोई हक नहीं, ये जान ले तू। नगीना गुर्रा उठी। अब की बार तू मेरे हाथ लगी तो मैं तेरी जान ले लूंगी, रानी तासा ने कठोर स्वर में कहा। बहुत जल्दी तुझे इस बात का जवाब मिल जाएगा, नगीना ने दांत पीसकर कहा। रानी तासा ने जगमोहन को देखा, फिर पेट में लगी रिवॉल्वर को। ये क्या है? रानी तासा ने जगमोहन से पूछा। रिवॉल्वर, जगमोहन सख्त स्वर में बोला। अब की बार तुमने कोई हरकत की तो मारी जाओगी। मैं मारी जाऊंगी? रानी तासा हंसी। मैं नहीं मर सकती। राजा देव से मेरा मिलन होकर ही रहेगा। महापंडित ने कहा है कि मैं राजा देव से जरूर मिलूंगी। उसका कहा कभी भी गलत नहीं होता। मैं उसका कहा गलत कर दूंगा। जगमोहन गुर्राया। जुबान बंद रखो। तुम रानी तासा से गलत भाषा में बात कर रहे हो। रानी तासा के माथे पर बल उभर आए। जुबान बंद रखो वरना। तभी सोमात का स्वर वहां गूंजा। ये क्या कर रहे हो तुम? जगमोहन की निगाह 15 कदम दूर खड़े सोमात पर गई।
सोमाथ आंखें सिकोड़े जगमोहन को देख रहा था। ये मेरी जान लेने की बात कह रहा है सोमाथ, रानी तासा मुस्कुराकर बोली। सुनते ही सोमाथ तेजी से आगे बढ़ा। जगमोहन ने रिवाल्वर रानी तासा के पेट से हटाई और सोमाथ की तरफ करके फायर कर दिया। नाल पर साइलेंसर चढ़ा होने के कारण गोली चलने की मध्यम सी आवाज उभरी। अगले ही पल सोमाथ ठिठक गया। उसकी छाती पर गोली धंसने का छेद नजर आने लगा। सोमाथ ने सिर नीचे करके छाती पर नजर आ रहे छेद को देखा। फिर एकाएक उसके चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे किसी कारणवश बहुत जोर लगा रहा हो वो। रानी तासा ठठाकर हंस पड़ी। तुमने ऐसा करके सोमाथ की जान लेने की कोशिश की? रानी तासा हंसते हुए बोली। बेवकूफ हो तुम, सोमाथ कभी नहीं मर सकता। महापंडित ने इसे मेरी रक्षा के लिए बनाया है, ये हमेशा जीवित रहेगा। जगमोहन की निगाह सोमाथ पर टिकी थी, जो कि जोर लगाने की वजह से वो कुछ फूल सा गया लग रहा था। जगमोहन ने जो खास बात नोट की वो ये थी कि जहां गोली धंसी थी वहां से अभी तक खून नहीं निकला था। तभी गोली के बने छेद में से कुछ बाहर गिरते देखा उसने। टक की आवाज आई। जगमोहन ने देखा वो रिवाल्वर की गोली थी जो छेद से निकलकर बाहर आ गिरी थी। जगमोहन का चेहरा हैरानी से भर गया। फौरन ही उसे दूसरी हैरानी का सामना करना पड़ा। उसके देखते ही देखते छाती का छेद भर गया। वहां की जगह बिल्कुल सामान्य हो गई थी। सोमाथ की गोली से जली कमीज के छेद से जगमोहन स्पष्ट देख पा रहा था। एकाएक जगमोहन को भारी खतरे का एहसास होने लगा। सोमाथ उसे ताकत का अजूबा लगा। जगमोहन ने उसी पल रिवाल्वर वाला हाथ उठाया और एक के बाद एक सोमाथ के चेहरे पर फायर करता चला गया। साइलेंसर से गोलियां चलने की मध्यम सी आवाज उभरती रही। 6 गोलियां चली। 5 सोमाथ के चेहरे पर लगी, नाक पर, माथे पर। 2 गोलियां एक तरफ के गाल पर, 5वीं गोली गले पर लगी। जगमोहन को पूरी आशा थी कि सोमाथ अब नहीं बच सकेगा। रानी तासा पुनः हंस पड़ी। महापंडित का कारनामा है सोमाथ। रानी तासा पुनः हंस पड़ी। जब तक सोमाथ मेरे साथ है मेरा कोई भी कुछ बुरा नहीं कर सकता। सोमाथ की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सोमाथ अमर है। तब तक बाकी के तीनों भी बंगला छान कर आ गए थे। रानी तासा, इस बंगले में और कोई नहीं है, एक ने कहा। दूसरा जोबिना निकालकर रानी तासा से बोला, इसे मार दे रानी तासा। नहीं, जोबिना वापस रख लो, रानी तासा ने कहा। उसने जोबिना वापस रख लिया। तभी सोमाथ के चेहरे से एक एक करके गोलियां बाहर गिरने लगी। जगमोहन ने गिना कि 5 गोलियां बाहर आ गिरी थी। फिर बीतते पलों के साथ सोमाथ का बिगड़ चुका चेहरा सुधरने लगा। मात्र 1 मिनट लगा कि सोमाथ पूरी तरह से पहले जैसा सामान्य हो गया। कहीं कोई निशान, कोई जख्म नहीं था। जगमोहन ठगा सा खड़ा सोमाथ को देखता रहा। देखी मेरी ताकत, रानी तासा सख्त स्वर में कह उठी। तुम लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम सबके लिए सोमाथ ही काफी है। हमसे ना ही उलझो तो बेहतर होगा। हमारे रास्ते में आने का मतलब है मौत। नगीना भी ये सब देखकर स्तब्ध खड़ी थी। धरा की तो जैसे जान ही सूख चुकी थी। उसी पल सोमाथ जगमोहन की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर सोमारा ने जल्दी से रानी तासा के पास पहुंचकर कान में कुछ कहा। रुक जाओ सोमाथ, रानी तासा कह उठी। तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। सोमाथ वहीं रुक गया। सोमारा का कहना सही है कि हमें छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। हमारा मकसद राजा देव को हासिल करना है और इन्हें नुकसान पहुंचाकर मैं राजा देव को दुखी नहीं करना चाहती। परंतु इसका यह मतलब भी नहीं कि हम इनकी ऐसी हरकतें सहते रहेंगे। दोबारा इन्होंने ऐसा कुछ किया तो हमें सख्त होना पड़ेगा। जगमोहन अपने पर काबू पाने की चेष्टा कर रहा था। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था कि सामने वाले के शरीर में गोलियां धंसे और खून न निकले। फिर वो भीतर ही भीतर जोर लगाकर गोलियों को बाहर निकाल फेंके और टूट फूट चुका शरीर फिर से सामान्य हो जाए। जगमोहन के लिए हैरत की बात थी। उसे बबूसा की कही बात याद आ गई कि सोमाथ साधारण इंसानों की तरह नहीं है। महापंडित ने उसका निर्माण किया है, उसे बहुत ताकतवर बनाया है। जगमोहन समझ चुका था कि यह रोबोट की तरह का कमाल है, पर रोबोट से कहीं बेहतर है और अपनी रिपेयर ये पलों में कर लेता है। अगर इंसान जैसा इसमें कुछ होता तो खून अवश्य निकलता गोली लगने पर। यह भी स्पष्ट हो गया था कि सोमाथ का मुकाबला नहीं किया जा सकता। बबूसा ने यह बात तो सही कही थी। रानी तासा ने जगमोहन से कहा, राजा देव कहाँ हैं?
मैं नहीं जानता, जगमोहन बोला। ये कैसे संभव है कि तुम्हें राजा देव की जानकारी न हो? तुम राजा देव के खास लगते हो। मुझे कुछ नहीं पता कि देवराज चौहान कहाँ है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। रानी तासा फौरन नगीना की तरफ पलटी। तुम भी कुछ ऐसा ही जवाब दोगी? देवराज चौहान को बबूसा लेकर गया है, नगीना ने सख्त स्वर में कहा। कहाँ? ये मैं नहीं जानती। झूठ बोलना तुम्हें खूब आता है। ये झूठ भी बता दो कि राजा देव वापस कब लौटेंगे। इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तुम क्या सोचती हो कि राजा देव को इस तरह मुझसे दूर किया जा सकता है? रानी तासा सख्त स्वर में बोली। तुम गलत ढंग से सोच रही हो। देवराज चौहान और बबूसा रात को ही कहीं गए थे। रात को? हाँ, कहीं वो उसी होटल में तो नहीं जहां मैं रहती हूँ? एकाएक रानी तासा ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो? जबकि नगीना मन ही मन बुरी तरह चौंकी थी। कल रात मैं नींद से उठ बैठी थी। मुझे एहसास हुआ था कि राजा देव जैसे मेरे करीब ही कहीं हो, रानी तासा बोली। बबूसा देवराज चौहान को लेकर उस होटल में क्यों जाएगा जहां तुम ठहरी हो? नगीना ने कहा। रानी तासा नगीना को कुछ पल देखती रही, फिर कह उठी। बबूसा इस बारे में क्या करना चाहता है? वो राजा देव को मेरे से दूर क्यों रख रहा है? नगीना के चेहरे पर गंभीरता थी। जवाब दो। बबूसा कुछ भी गलत नहीं कर रहा। वो चाहता है कि देवराज चौहान को उस जन्म की याद आ जाए जब वो तुम्हारे साथ था। बबूसा चाहता है कि देवराज चौहान तुम्हें उस जन्म में किए तुम्हारे अपराध की सजा दें। एकाएक रानी तासा की आंखों में आंसू भर आए। तो मैंने सजा पाने से कब मना किया है? रानी तासा का स्वर भर्रा उठा। राजा देव की दी सजा को मैं फूलों की तरह ग्रहण करूंगी। मेरे से जो गलती हुई उसकी सजा तो मुझे अवश्य मिलनी चाहिए। मैं स्वयं मानती हूँ कि सेनापति धूमरा की वजह से मैं रास्ता भटक गई थी। राजा देव लंबे वक्त से पोपा का निर्माण करने में व्यस्त थे और मैं धूमरा की बातों में भटक गई थी। खुद को अकेला पाकर जाने क्यों मैंने धूमरा का हाथ थाम लिया। बाद में मैंने इस बात को सोचा था और इसी नतीजे पर पहुंची कि धूमरा को दूसरे का दिमाग भटका देने की कला आती थी। उसने मुझे बातों में ऐसा फंसाया कि मैं राजा देव को ही भूल बैठी। धूमरा ही मेरे ख्यालों में आने लगा। मैं धूमरा की हर बात मानने लगी। मैं भूल गई कि मैं सदूर ग्रह की रानी हूँ और राजा देव ग्रह के मालिक। धूमरा बहुत चालाकी से काम ले रहा था। मैं उसकी चालाकी को ना भांप सकी। वो ग्रह का राजा बनना चाहता था, परंतु ये बात उसने तब तक न कही जब तक कि राजा देव को ग्रह से बाहर ना फेंक दिया। राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने की योजना भी धूमरा की थी। मैं बेवकूफों की तरह उसकी हर बात पर हाँ कहती जा रही थी। यही मेरी भूल थी। उस वक्त मुझे हर तरफ धूमरा ही नजर आ रहा था। वही मुझे अपना लगता था। राजा देव को उसने मेरे दिलो दिमाग से बहुत दूर कर दिया था। धूमरा ने अपनी बातों के जाल में मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था, जैसे किसी ने जादू कर दिया होता है। जैसे मैं नहीं रही, धूमरा की बांदी बन गई थी। अपनी बातों के जादू से धूमरा ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया था। होश भी तब आया जब राजा देव को ग्रह से बाहर फेंका जा चुका था। राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी थम गई हो। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे राजा देव की याद आने लगी और हर पल मैं अपने से पूछती कि ये मैंने क्या कर दिया। राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकते ही धूमरा मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। उसे मेरी परवाह नहीं थी। वो तो मेरे से ब्याह करके ग्रह का मालिक बनना चाहता था, जबकि मैं राजा देव के लिए तड़पने लगी थी। सिर्फ 2 दिन बीते थे राजा देव को ग्रह से बाहर फेंके और मैं पागल हो चुकी थी राजा देव के लिए। तीसरे दिन मैंने तलवार उठाई और जाकर धूमरा का गला काट दिया। उसने बचने की कोशिश की, तलवार उठाकर मेरे से मुकाबला भी करना चाहा, परंतु वो मेरा मुकाबला ना कर सका। मुझे राजा देव ने शिक्षा दी थी कि कैसे मुकाबला किया जाता है। कुछ ही पलों में मैंने धूमरा की गर्दन काट दी। गर्दन कटकर उसके अपने पैरों में ही आ गिरी थी। खून के छींटे मुझ पर भी पड़े। जाने क्यों उन छींटों से मुझे बहुत आराम मिला था। रानी तासा का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो सुबक रही थी। नगीना एकटक उसे देख रही थी। जगमोहन और धरा गंभीरता से उसे देख रहे थे। सुमारा के चेहरे पर दुख झलक रहा था। तभी रानी तासा आगे बढ़ी और सुबकते हुए नगीना का हाथ थाम लिया। बबूसा से कहो कि मैं सजा पाने को तैयार हूँ। राजा देव मुझे सजा दें तो तभी तो बबूसा देवराज चौहान को उस ग्रह की याद दिलाने की चेष्टा कर रहा है। नगीना का स्वर सख्त था। बबूसा जानता है कि राजा देव एक बार मेरा चेहरा देख लेंगे
तो उन्हें वो बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। एक बार राजा देव को मेरे सामने कर दो, उसके बाद बबूसा कहता है कि तुम राजा देव को जबरदस्ती सदूर ग्रह पर वापस ले जाओगी और महापंडित से कहकर देवराज चौहान के दिमाग के उस हिस्से से वो यादें हटा दोगी जिन्हें याद आने पर देवराज चौहान तुम्हें सजा देगा। ओह, बबूसा कितना गलत सोच रहा है। रानी तासा आंसुओं भरे चेहरे के साथ तड़प उठी। बबूसा ये भी कहता है कि देवराज चौहान तुम्हें देखकर पहले की तरह दीवाना हो सकता है तुम्हारा, और तुम उस दीवानगी का लाभ उठाकर उसे आसानी से सदूर ग्रह पर वापस ले जाओगी। इस तरह देवराज चौहान को उस जन्म की यादें ताजा नहीं होंगी, क्योंकि वो तुम्हारे रूप की दीवानगी में उलझ चुका होगा। नगीना ने शब्दों को चबाकर कहा, इसमें कोई शक नहीं कि राजा देव मेरे रूप के दीवाने थे, परंतु ये जरूरी तो नहीं कि कई जन्मों के बाद भी ऐसा ही हो। उस दीवानगी तक पहुंचने में राजा देव को वक्त भी लग सकता है। अब तो मैं उनकी दीवानी हो चुकी हूँ। पूरे ब्रह्मांड में एक राजा देव ही हैं जिन्हें मैं दिल से दिमाग से चाहती हूँ। सिर्फ वो ही मेरे काबिल हैं। दूसरा कोई आदमी मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। राजा देव के बिना मैं जीने की कल्पना नहीं कर सकती। तुम बबूसा से कहती क्यों नहीं कि एक बार राजा देव को मेरे सामने आने दें, वो मुझे देख लें फिर। बबूसा अपने मन की करता है, नगीना बोली। ये बात तुमने सही कही। बबूसा बहुत जिद्दी है। बात जब राजा देव की हो तो फिर किसी बात की परवाह नहीं करता। मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं करता बबूसा, वरना मेरे से विद्रोह न करता। रानी तासा ने भर्राए स्वर में कहा, राजा देव से मिलने में तुम मेरी सहायता करो, मेरा भरोसा करो। राजा देव मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे, और जब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो वो जो सजा देंगे उसे मैं फूलों की तरह स्वीकार करूंगी। बबूसा कहता है कि तुम विश्वास के काबिल नहीं हो। बबूसा गलत कहता है। मैं राजा देव के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, रानी तासा ने तड़प कर कहा। नगीना ने मुस्कुराकर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बबूसा भी यही कहता है कि तुम देवराज चौहान को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो। वो कहता है कि तुम हर हाल में राजा देव को उस जन्म की याद आने से पहले सदूर ग्रह पर ले जाना चाहोगी। बबूसा बहुत गलत कहता है। बबूसा तुम्हें ज्यादा बेहतर जानता है, वो तुम्हें बहुत पहले से जानता है। वो गलत क्यों कहेगा? मैंने राजा देव को ग्रह से बाहर फेंकवा दिया था, इसलिए वो मेरे पर क्रोधित है। नगीना ने कुछ नहीं कहा, उसे देखती रही। रानी तासा आंसुओं को साफ करती कह उठी, मेरी सहायता करो, राजा देव से मिल लेने दो मुझे। वो मेरे सब कुछ हैं, वो मेरे देवराज चौहान मेरा पति है, नगीना ने सख्त स्वर में कहा। रानी तासा नगीना को देखने लगी, फिर बोली, राजा देव मेरे पति हैं। इस जन्म में देवराज चौहान मेरे पति हैं। उनकी मर्जी के बिना तुम उन्हें नहीं ले जा सकती। मैं राजा देव को उनकी मर्जी के बिना कहीं नहीं ले जाऊंगी, रानी तासा कह उठी। बबूसा कहता है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। बबूसा गलत कहता है, वो मेरे बारे में भ्रम फैला रहा है। राजा देव को जबरदस्ती ले जाकर मैं अपना कैसे बना सकती हूँ? बबूसा कहता है कि तुम्हारे कहने पर महापंडित देवराज चौहान के दिमाग में बदलाव ला देगा कि पुरानी बातें वो पूरी तरह भूल जाएगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि कभी उसके साथ तुमने गलत किया था। तुम्हें बबूसा पर भरोसा है और मेरे पर नहीं? रानी तासा का स्वर एकाएक तीखा हो गया। तुम मेरे पति को लेने आई हो, मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकती। फिर तुम्हारे साथ सोमाथ जैसा इंसान है जो मर नहीं सकता। अगर तुम्हारा मन साफ होता तो तुम सोमाथ को अपने ग्रह से लाती ही नहीं। बबूसा के विद्रोह की वजह से सोमाथ को महापंडित ने मेरे साथ भेजा है। महापंडित जानता था कि बबूसा मेरे रास्ते में रुकावट डालेगा। बबूसा अब राजा देव को मेरे से छिपाए फिर रहा है, रानी तासा ने कहा। नगीना रानी तासा को गहरी निगाहों से देखती कह उठी, तुम राजा देव को वापस अपने पति के रूप में पाना चाहती हो? राजा देव की मुझे ही नहीं, पूरे सदूर ग्रह को जरूरत है उनकी। सदूर ग्रह के विकास कार्य राजा देव के न होने की वजह से रुक चुके हैं। राजा देव ने सदूर ग्रह का जो विकास किया था वो वहीं का वहीं ठहर चुका है, जबकि पृथ्वी ग्रह पर हर तरफ मुझे विकास हुआ नजर आता है। राजा देव के बिना सदूर ग्रह अधूरा है, रानी तासा बोली। फिर तो तुम देवराज चौहान को हर हाल में सदूर ग्रह पर ले जाओगी। ये राजा देव की मर्जी पर निर्भर है। मैं उन्हें सब कुछ याद दिला दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। मान लो अगर देवराज चौहान तुम्हारे साथ न जाना चाहे तो तुम क्या करोगी? वो मेरे साथ जरूर चलेंगे। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दे तो
तब क्या स्थिति होगी तुम्हारी? रानी तासा कुछ पल खामोश रहकर कह उठी, तब मैं वापस चली जाऊंगी। युवराज चौहान को यहीं छोड़कर? हाँ, रानी तासा का स्वर शांत था। ये बात तुमने झूठ कही। ये जवाब तुम्हारे चरित्र से मेल नहीं खाता। तुम इस तरह चुप रहने वाली नहीं। तुम चीज को छीनना जानती हो। तुम मुझ पर वार करना जानती हो। तुम सब कुछ अपने वश में करना जानती हो। रानी तासा ने नगीना की आंखों में झांका। तुम मेरे बारे में गलत बातें कह रही हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम ऐसी ही हो। मैं तुम्हें काफी हद तक पहचानती जा रही हूँ। बबूसा ठीक कहता है कि तुम हर हाल में देवराज चौहान को सदूर ग्रह पर ले जाओगी। यही बात अब मैंने महसूस की है कि तुम खाली हाथ लौटने वाली नहीं। राजा देव सिर्फ मेरा है। रानी तासा का स्वर कठोर हो गया। वो भी मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। जब राजा देव मुझे देखेंगे तो तुम देख लेना कि वो मुझे कितना चाहते हैं। देवराज चौहान मेरा पति है, इस बात को तुम मत भूलो, नगीना ने कठोर स्वर में कहा। पहले वो मेरा पति था, रानी तासा ने मुस्कुराकर कहा। हमने बहुत अच्छा समय साथ बिताया था और अब भी ऐसा ही होगा। सदूर ग्रह पर मेरा और राजा देव का वही वक्त वापस लौटेगा जो मैं खो चुकी हूँ। राजा देव मेरा प्यार है, मेरा जीवन है। मेरी सांसें राजा देव में बसती हैं। राजा देव का जीवन मेरे बिना अधूरा है। अब वो मेरे से दूर नहीं रह सकते। अगर तुम मेरे और राजा देव में रुकावट बनी तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम मेरे जीवन की बहार को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकती। नगीना के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। नजरें रानी तासा पर थीं। तुम साबित कर रही हो कि तुम आने वाले वक्त में क्या करने वाली हो, नगीना ने कहा। रानी तासा सुमारा से कह उठी, हम यहीं रुकेंगे। राजा देव के वापस लौटने का इंतजार करेंगे। ये विचार अच्छा है तासा, सुमारा ने गंभीर स्वर में कहा। रानी तासा सुमारा के साथ सोफे पर जा बैठी। वहां पहले से ही धरा मौजूद थी। उसके चेहरे पर फैला डर स्पष्ट नजर आ रहा था। उसने चाहा कि उठकर इनसे दूर चली जाए, परंतु बैठी रही। जगमोहन और नगीना की नजरें मिली। सोमाथ, रानी तासा कह उठी, अपने आदमियों से कह दो कि इन लोगों पर नजर रखें और ये यहाँ से बाहर न जाएं। अगर ये कोई शरारत करें तो जोबिना का इस्तेमाल इन पर कर दिया जाए। सोमाथ ने गर्दन घुमाकर तीनों आदमियों को देखा तो उन्होंने सिर हिला दिया। जगमोहन और नगीना कुछ हटकर कुर्सियों पर जा बैठे। विजय बेदी अपनी जगह पर खड़ा था और सोच रहा था कि यहाँ तो बुरे हालात पैदा हो चुके हैं। कुछ बुरा हो जाता तो उसका नाम भी बीच में आएगा, परंतु 15 लाख ने उसे जाने से रोक रखा था। रानी तासा ने 10 कदम दूर सोफे पर बैठी धरा से पूछा, राजा देव कहाँ हैं? मुझे क्या पता, धरा घबरा उठी। तुम यहीं हो तो तुम्हें भी पता होगा कि राजा देव। मुझे कुछ नहीं पता, धरा ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा। मैं तो अभी सोई उठी हूं। तो राजा देव कल रात के गए हुए हैं। रानी तासा ने धरा को घूरा। तुमने सुना नहीं, ये देवराज चौहान की पत्नी ने कहा है। हाँ हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है, पर देवराज चौहान मेरे सामने नहीं गया। मैं तो आधी रात को ड्यूटी से वापस लौटी हूँ, तब देवराज चौहान यहाँ नहीं था। अब सोई उठी तो तुम लोग आ गए, धरा ने जल्दी से कहा। तुम कौन हो? सुमारा ने पूछा। मैं धरा हूँ। धरा? धरा? वो ही धरा जिसकी जान बचाने के फेर में बबूसा ने कई डोबू जाति वालों की जान ली। इसमें बबूसा का क्या कसूर? वो मुझे जान से मारना चाहते थे तो तुम्हारा बबूसा से क्या वास्ता? क्या मतलब? वो तुम्हें क्यों डोबू जाति से बचाता फिर रहा है? सुमारा ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उसकी मर्जी? उसकी मर्जी नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। सीधा कर दूंगी उसे। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन? बबूसा की पत्नी। बबूसा की पत्नी? धरा हड़बड़ाकर कह उठी। पर वो तो कहता है कि उसकी शादी नहीं हुई। नहीं हुई तो हो जाएगी। मैं हर जन्म में ही उसकी पत्नी बनती हूँ। सुमारा नाम है मेरा। सुमारा ने धरा को तीखी नजरों से देखते हुए कहा। क्या बबूसा के साथ तेरे संबंध हैं? संबंध? शारीरिक संबंध? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। बबूसा भी ऐसा नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं। बबूसा को तो हर वक्त देवराज चौहान की ही चिंता लगी रहती है। वो देवराज चौहान से बहुत प्यार करता है, अपने को सेवक बताता है देवराज चौहान का। तो गलत क्या कहता है? सुमारा बोली। राजा देव का सेवक बनना मामूली बात नहीं है। सदूर ग्रह के लोग राजा देव के साथ साथ बबूसा की भी बहुत इज्जत करते हैं। भैया,
यानी महापंडित की मेहरबानी से बबूसा हर जन्म में राजा देव का सेवक बनता आ रहा है। राजा देव भी यही चाहते रहे हैं कि बबूसा ही उनका सेवक बने। बबूसा की जान बसती है राजा देव में। अगर तुम्हारे मन में बबूसा के लिए प्यार है तो उसे भूल जाओ। अब मैं आ गई हूँ बबूसा को संभालने। कोई प्यार नहीं है, धरा जल्दी से बोली। बस पहचान है, उसने मेरी जान बचाई। कब आएगा बबूसा? मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ बबूसा के साथ इसलिए रह रही हूँ कि डोबू जाति वाले मेरी जान न ले लें। धरा ने कहा, तुम कहोगी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ मेरा काम ही क्या है, परंतु वो डोबू जाति वाले मेरी जान। सोमारा, रानी ताशा ने गंभीर निगाहों से सोमारा को देखा। हाँ ताशा, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। आप हुक्म दीजिए रानी ताशा। सिर्फ ताशा कहे, हुक्म वाली बात मत कर, मेरी सहायता कर, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। बबूसा रुकावट डाल रहा है कि मैं राजा देव से न मिल सकूं, वरना राजा देव को क्या पता था कि मैं उनसे मिलने आ रही हूं। बबूसा ने सारी खबरें पहले ही पहुंचा दी थी राजा देव को। बबूसा मुझे पसंद नहीं करता, वो भटक चुका है, ठीक हो जाएगा। तू बबूसा को समझाना कि राजा देव को सदूर ग्रह पर ले जाना बहुत जरूरी है। इसी में सदूर ग्रह का भला है। उनके बिना सदूर ग्रह अधूरा है। वहाँ के लोग आज भी राजा देव की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे बेहतर ये बात और कौन जान सकता है ताशा? सुमारा ने सिर हिलाकर कहा। बबूसा को समझाकर रास्ते पर ले आना। मैं इसीलिए तो आपके साथ आई हूँ ताशा, कि बबूसा को संभाल सकूं। अगर तू बबूसा को न संभाल सकी तो मैं सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी। अगर सोमाथ ने बबूसा को इस ग्रह पर मार दिया तो वो फिर सदूर ग्रह पर जन्म नहीं ले सकेगा, रानी ताशा ने कहा। ये नौबत ही नहीं आएगी, सोमारा मुस्कुराई। एक बार बबूसा को मेरे सामने तो आने दीजिए। सच बात तो यह है कि मैं इसी वक्त के लिए तुझे अपने साथ लाई हूँ। मैं बबूसा के साथ सख्ती नहीं करना चाहती, क्योंकि राजा देव उसे पसंद करते रहे हैं। मैं चाहती हूँ फिर से समय पहले जैसा हो जाए। राजा देव सदूर ग्रह पर पहुंच जाएं और पहले की तरह मेरे में गुम हो जाएं। रानी ताशा का स्वर कांप उठा। बबूसा राजा देव की सेवा में रहे। कितना अच्छा वक्त होगा जब सब कुछ लौट आएगा सोमारा। तुम्हें भी बबूसा मिल जाएगा। बबूसा से मिलन की खुशी से ज्यादा मुझे आपकी चिंता है ताशा। मेरी चिंता? रानी ताशा ने सोमारा को देखा। यही कि राजा देव आपको मिल जाएं। ऐसा वक्त आने पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। रानी ताशा का चेहरा खिल उठा। राजा देव के मिल जाने के बाद मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दूंगी। ओह ताशा, आप कितनी अच्छी हैं। सोमाथ और तीनों आदमी ड्राइंग हॉल में टहल रहे थे। जगमोहन और नगीना कुर्सियों पर पास पास ही बैठे थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि इन हालातों में कुछ किया तो बचेंगे नहीं। जगमोहन को सोमाथ की ताकत का एहसास हो चुका था। अभी तक दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, परंतु अब जगमोहन धीमे से कह उठा, भाभी, ये लोग हमसे कहीं ज्यादा ताकत रखते हैं। हाँ, सोमाथ मशीनी इंसान है। उसे बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। तुम्हारी चलाई गोलियों का जरा भी असर नहीं हुआ उस पर, और उसके जोर लगाने पर गोलियां खुद ही बाहर को गिर पड़ी। फिर शरीर में पैदा हुए गोलियों के छेद पलों में भर गए। इसे बनाने वाला बहुत ही तेज दिमाग का वैज्ञानिक होगा, नगीना ने कहा। और तुम रानी ताशा का मुकाबला भी नहीं कर सकी। जगमोहन गंभीर था। सच में उसका लड़ने का अंदाज बिल्कुल ही अलग है। मैं नहीं समझ पाई कि वो किस तरह वार करती है, परंतु ऐसा अब नहीं होगा। मैं उसके वारों को समझ लूंगी। जो भी हो, वो बेहतरीन लड़ाका है। ये देवराज चौहान को अपने ग्रह पर ले जाने का इरादा बनाए हुए है। ये बात तो मुझे पता है। हम इसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इस तरह तो ये देवराज चौहान को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगी। सोमाथ के दम पर ये जीत जाएगी। हमें ताकत इकट्ठी करनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा कि हम हारे नहीं। नगीना ने गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखा। सोमाथ के लिए कोई खास इंतजाम करना होगा, नगीना बोली। क्या कर सकते हैं हम? देवराज चौहान तो इस स्थिति में नहीं है कि इस मामले में आ सके। वो क्या देवराज चौहान ने रानी ताशा का चेहरा देखा है? अचानक ही नगीना ने कहा। जगमोहन नगीना को देखने लगा। अर्जुन भारद्वाज को फोन करके मालूम करती हूँ, कहते हुए नगीना ने फोन निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। नगीना ने देखा रानी ताशा ने अभी अभी उसे देखा था। हेलो, अर्जुन की आवाज कानों में पड़ी।
तुम क्या राजा देव को ये बता रही हो कि वो यहाँ ना आए क्योंकि हम यहाँ हैं? रानी ताशा ने एकाएक तेज स्वर में कहा। रानी ताशा पर निगाहें टिकाए नगीना जल्दी से बोली। देवराज चौहान ने रानी ताशा का चेहरा देखा कि नहीं? सोमात तेज कदमों से नगीना की तरफ बढ़ने लगा था। देखा, उसे देखते ही बेहोश हो गया, अभी होश में नहीं आया। रानी ताशा, तुम्हारे वहां क्या कर रही है? क्या हो रहा है? नगीना जवाब नहीं दे सकी क्योंकि सोमात ने करीब आकर उससे फोन छीन लिया था और उनसे दूर जाकर उसे टेबल पर रख दिया। तब तक रानी ताशा उठकर उनके पास आ पहुंची थी। किसे फोन किया? राजा देव को या बबूसा को? स्वर में सख्ती थी। अर्जुन भारद्वाज को, जो तुमसे होटल के कमरे में आकर मिला था। नगीना ने मुस्कुराकर कहा। तो उससे सहायता मांग रही हो हमारे खिलाफ? रानी ताशा के होंठ भिज गए। मैं उससे पूछ रही थी कि देवराज चौहान ने रानी ताशा का चेहरा देख लिया है या नहीं? नगीना ने हंसकर कहा। रानी ताशा की आंखें उसी पल सिकुड़ गईं। क्या मतलब? राजा देव मुझे देखने वाले थे क्या? हाँ, वो रात से ही होटल के बाहर तुम्हारे बाहर निकलने के इंतजार में थे। साथ में बबूसा भी था। ओह, रानी ताशा के होठों से निकला। तभी रात को मुझे राजा देव के पास होने का एहसास हुआ था। रानी ताशा सोमात की तरफ पलटकर बोली। तुमने रात होटल के बाहर जाकर देखा था सोमात? नहीं, मैंने होटल के भीतर ही देखने की चेष्टा की थी, बाहर नहीं गया, सोमात ने कहा। रानी ताशा की निगाह पुनः नगीना पर जा टिकी। तो क्या राजा देव ने मेरा चेहरा देख लिया? हाँ, रानी ताशा एकाएक बेचैन दिखने लगी। कब देखा? जब मैं होटल से बाहर निकली। हाँ, तभी। ये गलत हुआ, बबूसा ने ही उसे इस राह पर डाला होगा। रानी ताशा दांत भींचे वापस सोमारा के पास जा बैठी। जब हम होटल से निकले तो राजा देव वहीं थे। उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया सोमारा। सच? ये तो अच्छा हुआ ताशा, अब राजा देव को सब याद आ जाएगा कि। यही तो बुरी बात होगी, रानी ताशा सख्त स्वर में बोली। सोमारा रानी ताशा को देखने लगी। राजा देव अगर मेरे सामने पड़ते तो मैं उन्हें उस जन्म की याद आने से पहले ही पोपा में बैठाकर सदूर पर ले जाती और महापंडित से कहकर राजा देव के दिमाग का वो हिस्सा खाली करा देती जहां पर मेरे द्वारा किए गए धोखे की यादें दर्ज हैं। फिर राजा देव को कभी भी याद नहीं आता कि मैंने उनके साथ कुछ बुरा किया था, परंतु बबूसा ने सारा खेल बिगाड़ दिया। राजा देव ने मेरा चेहरा देख लिया है। ऐसे में उन्हें मेरे धोखे की बात भी याद आ गई तो जाने राजा देव क्या कर बैठे। वो क्रोधित हो जाएंगे, मेरे साथ सदूर पर वापस चलने से भी इनकार कर देंगे, मुझे बुरा समझेंगे, वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती सोमारा। रानी ताशा का स्वर भर्रा उठा। मैं उनकी नफरत नहीं सह सकती। मैं वही समय वापस लाना चाहती हूँ जो राजा देव मेरे साथ सदूर पर बिताया करते थे। ये क्या हो रहा है? मेरा प्यारा, मेरे राजा देव मेरे से दूर हो जाएंगे। मैं उनके बिना जी नहीं सकूंगी। बबूसा ने क्या कर डाला? रानी ताशा सुबक उठी। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी अगर राजा देव को मेरे द्वारा किए गए धोखे की याद आ गई तो। सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाली बात मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, सोमारा ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? रानी ताशा ने भीगी आंखों से सोमारा को देखा। आपका काम है राजा देव को सदूर पर वापस ले जाना। इसके लिए हम राजा देव को बेहोश रखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा देव को आपके धोखे वाली बात याद आ जाएगी। भैया से कहकर राजा देव के दिमाग का वो हिस्सा मिटा देंगे जहां धोखे वाली बात दर्ज है, तब सब ठीक हो जाएगा। भैया आपकी बात को टालेंगे नहीं। रानी ताशा के आंसुओं से भरे चेहरे पर राहत दिखने लगी। तुमने ठीक कहा, ऐसा किया जा सकता है। महापंडित मेरी बात को कभी इनकार नहीं करेगा। राजा देव को सब कुछ याद भी आ जाता है तो मुझे व्यर्थ में चिंता करने की जरूरत नहीं। राजा देव मुझे वापस मिलकर ही रहेंगे। कहने के साथ ही रानी ताशा उठी और सीधे सोमात के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोली। बबूसा मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रहा है सोमात, हुक्म दीजिए। जब भी बबूसा सामने आए उसे खत्म कर देना, रानी ताशा ने कठोर स्वर में कहा। हुक्म का पालन होगा, सोमात ने शांत स्वर में कहा। रानी ताशा वापस लौटकर सोफे पर आ बैठी। आपको क्या लगता है ताशा कि राजा देव यहाँ पर आएंगे? सोमारा ने पूछा। संभव है, आ भी जाएं, हम इंतजार करेंगे, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। तभी विजय बेदी पास आ पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रानी ताशा ने उसे देखा। अब तो मेरा 15 लाख दे दीजिए, मैंने आपको देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुंचा दिया है, बेदी बोला।
अभी राजा देव हमें मिले तो नहीं? मिलने में क्या कसर बाकी है? देवराज चौहान की पत्नी, उसका दोस्त यहाँ है, रस्सी से बांधकर बैठा लीजिए। देवराज चौहान तो खुद ही दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। आप जितनी खूबसूरत हैं, दिल की उतनी ही अच्छी हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे मेरा हक 15 लाख देकर मुझे खुशी खुशी जाने को कहेंगी। मैं बहुत व्यस्त इंसान हूँ, ढेरों काम है मेरे पास करने को। यहाँ तक आप लोगों को मैंने पहुँचा दिया है तो समझिए देवराज चौहान हाथ आ ही गया। मैंने तो देवराज चौहान का ठिकाना खोजकर आपको वहां पहुंचाने का ठेका लिया था और वो काम कर दिखाया। मेरा काम खत्म हो गया। रानी ताशा ने सोच भरा चेहरा हिलाया। इस वक्त तो रुपए हमारे पास नहीं है कि अभी तुम्हें दे सकें, वो होटल में रखे हैं। मैंने नोटों वाला सूटकेस देख रखा है। कहें तो मैं वहां जाकर ईमानदारी से 15 लाख लेकर चला जाऊं? बेदी बोला। तुम यहीं रहोगे, हमारे साथ वापस चलना, हम तुम्हें 15 लाख दे देंगे। आप कितनी नर्म दिल हैं। वैसे यहाँ से रवानगी कब होगी? जब राजा देव यहाँ आ जाएंगे। ये इंतजार तो लंबा भी हो सकता है, क्या पता वो 2 दिन बाद लौटें। जल्दबाजी मत करो, मुझे सोचने दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बेदी शराफत से कई कदम दूर हटकर बैठ गया। मन ही मन सोच रहा था कि इन पागलों से कब पीछा छूटेगा। डकैती मास्टर देवराज चौहान को राजा देव कहती है और खुद को रानी ताशा, निवास स्थान दूसरे ग्रह का बताती है और यात्रा टिकट किसी पोपा के लिए रखी है। सब बकवास है, पागल खाने से भागकर आए लगते हैं सारे। अब हालात कुछ बेहतर भी हो सकते हैं। जगमोहन ने धीमे स्वर से नगीना से कहा। कैसे? अगर सच में देवराज चौहान को कुछ याद आता है तो? बबूसा कहता है कि देवराज चौहान को उस जन्म की याद आ गई तो वो सब कुछ आसानी से संभाल लेगा। रानी ताशा भी ये जानकर बेचैन हो गई कि देवराज चौहान ने उसका चेहरा देख लिया है। तुम खतरे को नहीं भांप रहे जगमोहन भैया, नगीना ने गंभीर स्वर में कहा। कैसा खतरा? जगमोहन ने नगीना को देखा। अगर देवराज चौहान रानी ताशा के साथ जाने को तैयार हो गया तो? या फिर बबूसा के अनुसार देवराज चौहान सुध-बुध खोकर रानी ताशा का दीवाना हो गया तो तब क्या होगा? नगीना एक एक शब्द पर जोर देते कह उठी। अभी तो देवराज चौहान बेहोश है। अर्जुन कहता है कि रानी ताशा का चेहरा देखने के बाद देवराज चौहान बेहोश हो गया था। ऐसा क्यों हुआ क्या पता, परंतु अब देखना तो यह है कि होश आने पर वो किस स्थिति में होता है। नगीना बोली। मेरे ख्याल में तो देवराज चौहान का वहां रहना भी अब ठीक नहीं, उसे किसी और जगह पर रखना चाहिए। जगमोहन ने कहा। अभी कुछ नहीं किया जा सकता, मेरा मोबाइल भी ले लिया गया है कि किसी से बात ना कर सकूं। मेरा मेरी जेब में है, जेब में ही रखो, निकालना मत। मौका लगने पर मैं मिन्नो को फोन करूंगी। मोना चौधरी को? जगमोहन चौंका। हाँ, उसे बुलाना ही पड़ेगा। ये मामला इतना सरल नहीं कि हम संभाल लें, हमें दूसरों की सहायता की जरूरत है ही। मिन्नो को मैंने पहले बुलाया तो देवराज चौहान ने कहा कि इस मामले को वो ही देखेंगे, परंतु उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कुछ करें। सोमाथ जैसे इंसान से निपटने के लिए कुछ खास ही सोचना पड़ेगा। जब तक सोमाथ है हम कुछ कर पाने के काबिल नहीं हो सकेंगे। ये कब तक यहाँ रहेंगे? जगमोहन की निगाह सब पर गई। कह नहीं सकती इनका इरादा क्या है, परंतु मुझे नहीं लगता कि ये आसानी से यहाँ से जाएंगे। नगीना के दांत भिज गए। जगमोहन की खतरनाक निगाह सब पर जा रही थी। शाम हो गई। रानी ताशा इंतजार में ही बैठी रही। सोमाथ और उसके तीनों साथी जगमोहन, नगीना और धरा पर सतर्कता से निगाह रखे टहल रहे थे। वहां पर ज्यादातर चुप्पी ही छाई रही थी। जगमोहन, नगीना उन्हीं कुर्सियों पर बैठे थे, बीच में यदा कदा उठकर टहल लेते थे। धरा अभी तक सोफे पर ही बैठी थी। तब विजय बेदी उठा और रानी ताशा के पास पहुंचा। महान रानी ताशा, बेदी सेवकों की भांति हाथ जोड़कर कह उठा। बहुत वक्त हो गया, दिन भी ढल गया। आपके राजा देव जाने कब आएंगे? मुझे 15 लाख दे दीजिए ताकि मैं अपने काम पर लगूं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। रानी ताशा ने सोच भरी निगाहों से विजय बेदी को देखा। इसे पैसे दे दो ताशा, सुमारा कह उठी। यहाँ पर कब तक रहने का इरादा है? जब तक राजा देव नहीं आ जाते, रानी ताशा गंभीर स्वर में बोली। इसने ठीक कहा था कि राजा देव की पत्नी और उनके दोस्त को पकड़ लूं तो राजा देव को देर सवेर में यहाँ आना ही पड़ेगा। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था, बेदी जल्दी से बोला। परंतु ठीक कहा था, बात मुझे जची। सोमाथ,
रानी तासा ने पुकारा। सोमाथ तुरंत पास आ गया। इसे 15 लाख दे दो, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पैसा होटल में रखा है, किसी को इसके साथ भेजो, वो इसे पैसा देकर वापस आ जाएगा। हमें तब तक यहाँ रहना है जब तक राजा देव नहीं आते। रानी तासा ने कहा। ठीक है रानी तासा, क्या पैसे वाला सूटकेस यहाँ मंगवा लूँ? ये भी ठीक रहेगा, ऐसा ही करो। सोमाथ ने एक आदमी को समझाकर होटल भेज दिया। रानी तासा ने बेदी से कहा कि वो यहीं रहकर इंतजार करे, पैसे वाला सूटकेस आ रहा है। सुनकर विजय बेदी को राहत मिली। रानी तासा जगमोहन और नगीना के पास पहुंची। मैंने फैसला किया है, राजा देव के आने तक मैं यहीं रहूंगी। रानी तासा ने कहा। तुम मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना कैसे रह सकती हो? नगीना बोली। अच्छा, रानी तासा कड़वे अंदाज में मुस्कुराई। मुझे निकाल सकती हो तो कोशिश करो। जगमोहन की निगाह सोमाथ की तरफ उठी। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अच्छा होगा कि मुझे राजा देव के बारे में बता दिया जाए कि वो कहाँ पर हैं। हमें नहीं मालूम कि देवराज चौहान कहाँ है। बबूसा उन्हें अपने साथ ले गया है। इस तरह झूठ बोलोगी तो कष्ट में रहोगी। नगीना ने कुछ नहीं कहा। मुझे हैरानी भी होती है जब ये सोचती हूँ कि बबूसा ने अपनी बातों का तुम लोगों को किस प्रकार यकीन दिलाया होगा। वो सच्चा इंसान है, जगमोहन बोला। भूल में हो, मैं बबूसा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो बहुत चालबाज इंसान है। राजा देव का खास सेवक यूं ही नहीं बन गया। ये कहकर तुम मजाक कर रहे हो कि वो सच्चा इंसान है। कम से कम तुमसे तो सच्चा है। रानी तासा ने जगमोहन को गहरी निगाहों से देखा। तुम देवराज चौहान को अपने साथ अपने ग्रह पर ले जाने का पक्का इरादा बनाए बैठी हो, जगमोहन ने कहा। कहना क्या चाहते हो? और तुम हमें कहती हो कि देवराज चौहान की इच्छा के बिना ऐसा नहीं करोगी। ठीक ही तो कहा है, झूठ कहा है। तुम सख्त किस्म की औरत हो जो अपना सोचा पूरा करके रहती है। मैं ऐसी नहीं हूँ। रानी तासा मुस्कुरा पड़ी। मेरा दिल बहुत नर्म है, मैं किसी को दर्द नहीं पहुँचा सकती। राजा देव मेरे हैं, मेरे थे और वो मेरे ही रहेंगे। वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, परंतु पृथ्वी के जन्म चक्र में फंसकर वो मेरे को भूल बैठे हैं। लेकिन अब उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया है। अब सदूर ग्रह की बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। मैं भी याद आऊंगी राजा देव को। मेरी याद में वो तड़प उठेंगे। तुम देख लेना, वो दौड़ कर आएंगे और मुझे बाहों में ले लेंगे। तुमने तब राजा देव के साथ धोखा किया था, जगमोहन ने कहा। वो भूल मुझसे जरूर हुई। वो धोखा याद आते ही देवराज चौहान तुम्हें प्यार नहीं नफरत करेगा। रानी तासा ने जगमोहन की आंखों में झांका। वो सब ठीक हो जाएगा। रानी तासा का स्वर शांत था। महापंडित ठीक कर देगा। जगमोहन गंभीर था। बबूसा ने ऐसा ही कहा था। बबूसा मक्कार है, उसने झूठी बातें तुमसे कही हैं। अभी तक तो बबूसा की बातें सही हो रही हैं। आने वाले वक्त में समझ जाओगे कि बबूसा ने गलत बातें कही हैं। वो मेरा विद्रोही है। रानी तासा गुस्से से कह उठी। उसे मैं बहुत बुरी सजा दूंगी। एक बार वो मेरे सामने आ गया तो अपने अंजाम भुगत लेगा। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? नगीना कह उठी। जब तक राजा देव नहीं आ जाते। देवराज चौहान कई दिन नहीं आया तो तुम लोग मेरे पास ही रहोगे। राजा देव कभी तो तुम्हारे पास आएगा। मुझे खाना तैयार करना है। दिन भर से कुछ नहीं खाया। तुम्हें भी भूख लगी होगी। पृथ्वी ग्रह पर लोगों को पैसा देकर बाहर से खाना मिल जाता है। रानी तासा ने इशारे से विजय बेदी को पास बुलाया। इसे पैसे दो कि ये बाहर से खाना ले आए, कहकर रानी तासा सोमारा की तरफ बढ़ गई। नगीना ने बेदी को खाना लाने भेज दिया। रानी तासा सोमारा के पास पहुंची तो सोमारा धरा से कह रही थी। तुम सदूर ग्रह पर जाकर बहुत मजे में रहोगी। पोपा की सैर करने में बड़ा मजा आता है। सदूर ग्रह शांत जगह है। पृथ्वी पर तो लोग ही बहुत रहते हैं, आवाजें बहुत आती हैं। मैं तुम्हें सदूर ग्रह पर अपने साथ ले जा सकती हूँ। धरा खामोश रही। इसके लिए तुम्हें बताना होगा कि राजा देव और बबूसा कहाँ पर हैं, तब तुम हमारी दोस्त बन जाओगी। मुझे पता होता तो मैं पहले ही बता देती, धरा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें जरूर मालूम है, परंतु तुम बता नहीं रही। कसम से नहीं मालूम, धरा ने मुंह लटकाकर कहा। सोमारा, पृथ्वी के लोग बहुत झूठे हैं। ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें इनके मुंह लगना पड़ रहा है, रानी तासा ने कहा। परंतु तासा, पृथ्वी बहुत सुंदर है, सोमारा बोली। ये ग्रह मुझे बहुत पसंद आया। एक बार राजा देव को सदूर पर ले जाऊं, सब ठीक हो जाए, उसके बाद राजा देव से कहूंगी कि तासा को पृथ्वी ग्रह की रानी बनना है। फिर देखना कैसे राजा देव पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लेंगे। रानी तासा मुस्कुराई।
मैं जानती हूँ राजा देव आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बात नहीं टाल सकते। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही विराम लेता है। इसके बाद आपसे फिर भेंट होगी बबूसा खतरे में के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए कि आपको मेरा नरेशन कैसा लगा या कुछ उसमें बदलाव करना है। ऐसा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।